तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कुछ लोगों का। पहला हसन गेमिंग, दूसरा मोहम्मद साजिब, तीसरा गोविंदा। मैं तुम तीनों का थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा मैक्स एंड एनिमे 99, मैं तुम दोनों का थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे चैनल की मेंबरशिप को वापस से रिज्वाइन करने के लिए। तो बाकी चीजों को छोड़कर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मैंने आज फिर से एक नई सीरीज को एक्सप्लेन किया है। और अगर मैं तुम्हें इसकी स्टोरी के बारे में बताऊं तो हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने पहले लाइफ के अंदर माना का यूज नहीं कर पाता, और तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि माना यूज न कर पाने की वजह से वो मारा भी जाता है, और मरने के साथ ही वो रिकार्नेट होता है एक ऐसे बंदे की बॉडी के अंदर जिसकी पूरी फैमिली को गद्दार बताकर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और उस पूरे फैमिली के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन बचा है जो कि है हमारा मेन कैरेक्टर। वो अपने एम्पायर को छोड़कर दूसरे एम्पायर के अंदर आता है ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बनकर एम्परर से अपना बदला ले सके। और यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के पास सभी की तरह एक सिस्टम है। तो फिर अब बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो 2-3 कमेंट कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर इयान, जो कि जोर जोर से हाँफ रहा था और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी था। वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, डैम इट, मुझे इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कभी भी एग्री नहीं करना चाहिए था। वो हमें बताता है कि ये एक रैंक 6 का डंजन है और इस डंजन के अंदर नॉर्मली रैंक 5 के हंटर या फिर रैंक 6 के हंटर यहाँ पर रेड करने के लिए आते हैं, इसकी डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक रैंक 7 का हंटर हूं, और हाँ, यहाँ पर रैंकिंग उल्टी होती है। वो हमें आगे बताता है, मैं स्वॉर्डमैनशिप के अंदर काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं माना का यूज नहीं कर सकता। मैंने इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का फैसला इस उम्मीद में लिया था मैं यहाँ पर आने के बाद अपने माना के लेवल को इंक्रीज कर लूंगा, कम से कम थोड़ा ही सही। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद सच में मुझे लालची ना होकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस रेड के लीडर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं उनके साथ मिलकर इस डंजन को क्लियर करूँ तो इसके कंडीशन के तौर पर वो मुझे एक माना स्टोन देंगे। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है क्योंकि वो पूरी की पूरी टीम मारी जा चुकी है, और उन्हीं के साथ उस टीम का जो लीडर था वो भी अब मर चुका है। और अब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वो मॉन्स्टर अब मुझे भी जल्दी पकड़कर मार डालेगा। लेकिन फिर भी मैं भाग रहा हूँ क्योंकि इससे मैं थोड़ी और देर तक जिंदा रह सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर जितना कम थकूंगा मेरे सरवाइव करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। हालांकि मुझे ये बात अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पर सरवाइव नहीं करने वाला, लास्ट में जाकर मुझे मरना ही पड़ेगा। ये सब बातें बोलने के बाद आइन अपने पीछे देखता है, जहाँ पर उसे अपने सामने दिखाई देता है वही जाइंट गोलम। उस गोलम को अपने सामने देखने के साथ ही आइन तुरंत अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है ताकि वो उसके साथ फाइट कर सके। इसके बाद आइन हमें बताता है ये एक जाइंट है जिसका लाइफ फॉर्म है माना, और इसकी पूरी बॉडी स्टील से कवर है। ये दिखने में गोलम के सिमिलर है, लेकिन रियलिटी के अंदर ये उससे सुपीरियर है क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और एबिलिटी एक गोलम के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर मैं इसके वीकनेस की बात करूं तो वो सिर्फ एक है, इसकी बॉडी के अंदर जल रहा वो कोर। हालांकि इसकी पूरी बॉडी स्टील से कवर है, इसी वजह से किसी भी पर्सन के लिए बिना माना के इसे डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कभी कभार रैंक 5 के डंजन में दिखाई देता है, लेकिन अगर यहाँ पर रैंक 6 डंजन की बात करें तो वो कभी भी इसके अंदर अपीयर नहीं होता। हालांकि मेरे पास इसे डिफीट करने का एक मौका है क्योंकि मेरे टीममेट्स ने इसके कोर के ऊपर अटैक करके उसे थोड़ा कमजोर तो कर दिया है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दूं तो शायद मैं इसे डिफीट कर सकता हूँ। फिर यान उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, चलो तो फिर इसे जमाते हैं। यान के इतना बोलने के साथ ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा यान उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो मॉन्स्टर वापस से यान के ऊपर अटैक करता है, जिसे एक बार फिर वो डॉज कर लेता है। उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए यान आगे बढ़ता है और उसके कोर के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। यहाँ पर यान का ये अटैक थोड़ा बहुत काम तो करता है क्योंकि उस मॉन्स्टर का कोर वो पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका था, जिसे देखने के बाद यान स्माइल करते हुए सोचता है फाइनली ये काम कर गया। यान जब ये बातें सोच रहा था तभी वो मॉन्स्टर यान के ऊपर करता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक, जिसकी वजह से यान वॉल से टकराता है और वहाँ पर होता है एक ब्लास्ट। फिर हम उस ब्लास्ट के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यान की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यान यहाँ पर हार नहीं मानता और वापस से खड़ा होता है, इस उम्मीद में कि शायद वो उस मॉन्स्टर को डिफीट कर सकता है। खड़ा होने के साथ ही यान की नजर पड़ती है उस मॉन्स्टर के कोर के ऊपर जिसके अंदर काफी सारे क्रैक पड़ चुके थे। इसे देखने के साथ ही यान तुरंत चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन तभी वो गोलम यान के ऊपर अटैक करता है जिसे कि वो डॉज कर लेता है। इसके बाद वो गोलम यान के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, जहाँ पर वो उस गोलम के सभी अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। उस गोलम के पास में पहुंचने के साथ ही यान एक जंप लगाता है और सीधा उसके कोर के ऊपर अटैक कर देता है, और इस बार यान ने तो उसके कोर को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन कोर डिस्ट्रॉय होने के साथ ही वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन
एक्सप्लोजन के बाद हम यान का सीन देखते हैं। वो जमीन पर पड़ा था और बुरी तरह इंजर्ड भी था और यहाँ पर यान को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो बस थोड़ी देर के अंदर मारा जाएगा। यान अपने मन में सोचता अगर मुझे पता होता कि चीजें इस तरह से एंड होंगी तो मैं कभी भी इस बात को चूज नहीं करता। खैर अब ये सोचने के लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ। यान के ये सोचने के साथ ही हम देखते हैं अचानक ही उसकी बॉडी से काफी ज्यादा लाइट एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इसी के साथ हमें वहाँ पर एक मॉन्स्टर का फेस दिखाया जाता है जो कि है सिस्टम विंडो। वो यान से बोलता है तुम अब एक हो चुके हो, तुमने इस ट्यूटोरियल को पूरा कर दिया है और ट्यूटोरियल पूरा करने की वजह से तुम्हें रिवार्ड के तौर पर एक यूनिक ट्रेट यानी विशेषता दी जाती है और ट्यूटोरियल पूरा होने की वजह से अब तुम्हें अगले ट्रेनिंग ग्राउंड एरिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ पैंथिया का सीन जहां पर हमें एक आवाज सुनाई जाती है, सभी लोग एक साथ आ जाओ। इस आवाज को सुनने के साथ ही हमारा इयान अचानक से चौंक कर अपनी आंख खोलता है। होश में आने के साथ ही वो अपने मन में सोचता है रुको आखिर ये क्या है और अभी क्या हो रहा है। मुझे अच्छे से याद है मैं उस जायंट से फाइट कर रहा था लेकिन तभी मेरे माइंड के अंदर एक आवाज आई कि मुझे कहीं ले जाया जाएगा। इसके अलावा क्या इस सिटी का नाम पैंथिया है, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने अभी तक जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया वो सब बस एक ट्यूटोरियल था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहादुर हंटर जिन्होंने डंजन क्लियर करने के चक्कर में अपनी जान दे दी। इसके अलावा मैं माना का यूज नहीं कर सकता लेकिन मैंने अपने हर एक फाइट के अंदर अपना बेस्ट दिया। इतना सब होने के बाद मैं ये नहीं मान सकता कि वो रियलिटी नहीं बल्कि बस एक ट्यूटोरियल था। यहाँ पर इन सभी चीजों से इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने पैंथिया कॉन्टिनेंट के बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना और मुझे जहाँ तक याद है मरने से पहले मैंने नोटिफिकेशन को देखा था जिसमें बताया गया था कि मैं अवेक हो चुका हूँ। मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो माना का यूज नहीं कर सकता लेकिन इसके बाद भी मुझे पूरे नेशन के अंदर एक्नॉलेज किया जाता है। इयान के इतना सोचने के बाद हम उसका स्टेटस विंडो देखते हैं जहाँ पर उसका नाम हमें दिखाया जाता है इयान हान। एज 17, ऑक्यूपेशन नॉन, टाइटल नॉन, पावर 22, एजिलिटी 26, स्टेमिना 24, विजडम 22 और अगर स्किल की बात करें तो इयान के पास इंटरमीडिएट स्वॉर्डमैनशिप, इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट और इसी के साथ पियर है। अपने स्टेटस को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है ये सिस्टम भी मुझे एक हंटर की तरह ही मानता है और इसी की वजह से मुझे ये अलाउ किया जाता है कि मैं अपने लेवल और स्किल को देखूं। लेकिन यहाँ पर बात हुई थी अवेकन की जो कोई भी सेंस नहीं बनाता, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर यान अपने सामने देखते हुए सोचता इसके अलावा ये सीन ये कोई ऐसा सीन नहीं जो अर्थ पर देखने को मिले। ऐसे सीन हमें आमतौर पर डंजन के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अब मुझसे ये मत कहना कि पैंथिया कॉन्टिनेंट रियलिटी के अंदर एक डंजन है। सच में ये सभी चीजें सोच सोच कर मेरा सर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यान जब ये सभी बातें सोच रहा था तभी साइड से उससे एक पर्सन बोलता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पहुंच गए। उस पर्सन के इतना बोलने के साथ ही हमें उनके सामने दिखाया जाता है एक ट्रेनिंग ग्राउंड जिसके अंदर काफी सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने बैलगाड़ी या फिर कैरेट से उतरता है। उसके उतरने के साथ ही वहाँ पर एक आवाज आती है न्यू कमर, तुम लोग जिस गाड़ी में बैठे थे उसी के सामने एक ऑर्डर में खड़े हो जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पर्सन जो कि चिल्लाते हुए बोलता है बेकर, जेसन और यान। अपने नाम को सुनकर यान बोलता हाँ मैं यहाँ पर हूँ। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। यान के इतना सोचने के साथ ही हम उसी पहले वाले पर्सन को देखते हैं जो कि बेसिकली यहाँ का इंस्ट्रक्टर है। वो सभी से बोलता है चलो सबसे पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है ल्यूक और मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ। अगले 2 हफ्तों तक मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर बन के तुम्हें ट्रेन करूंगा। हालांकि जो दूसरे सोल्जर हैं वो मुझे अक्सर जोकर कहते हैं, सीरियस मत लेना, मैं मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद को सुनकर यान बोलता है क्या सच में आप मजाक कर रहे हैं? लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप खुद ही एक मजाक हैं, इसी वजह से वो लोग आपको जोकर कहते हैं। यान के बात को सुनकर ल्यूक बोलता हाँ ठीक है चलो सभी लोग ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें बता दूं ये पैंथियन का ट्रेनिंग ग्राउंड है। ल्यूक आगे बोलता है ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए चलो जल्दी करो, इस ग्राउंड के 50 चक्कर लगाओ। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए उतना ज्यादा मुश्किल भी होगा। इस बात को सुनकर यान अपने मन में सोचता है क्या सच में इसका साइज तो साउथ कोरिया फुटबॉल स्टेडियम के दुगना है। मुझे यकीन है यहाँ पर कोई भी 50 लैप पूरा नहीं कर पाएगा। यान के इतना सोचने के साथ ही ल्यूक वहाँ पर सभी को पीटते हुए बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो जल्दी करो भागो। फिर इसके बाद सभी लोग भागना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं 5 लैप बाद का सीन जहाँ पर अभी भी काफी सारे लोग भाग रहे थे। फिर हम देखते हैं 14 लैप के बाद का सीन जहाँ पर यान के साथ अब बहुत ही मुश्किल से 1-2 और बंदे भाग रहे थे। फिर हम देखते हैं 20वें लैप का सीन जहाँ पर अब बस अकेला यान ही भाग रहा था। वो भागते हुए अपने मन में सोचता है डैम इट,
मैं एक हंटर हूँ तो मेरी फिटनेस थोड़ी अच्छी है, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं 50 लेप पूरा कर पाऊंगा। सच में ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर यान इसी तरह से थोड़ी और देर तक भागता है जहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो 50 लेप पूरा कर सकता है। वो भागते हुए अपने मन में सोचता है चलो कम से कम यहाँ पर एक चीज तो अच्छी है, यहाँ की हवा वो काफी फ्रेश और क्लीन है। अगर मैं यहाँ का कंपैरिजन कोरिया में करूँ तो वहाँ पर सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ये बातें सोचने के साथ ही यान थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर हवा के साथ साथ कुछ और भी फील कर रहा था। वो इसे फील करते हुए अपने मन में सोचता है मुझे जल्दी से इसे ऑब्जर्व करना होगा। यान के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं उसकी बॉडी से अचानक ही काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो इसे देखते हुए बोलता है वाह आखिर ये क्या है, मैं ये फील कर सकता हूँ ये एनर्जी मेरी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर फैल रही है और इसकी वजह से मेरे मसल के अंदर जो डैमेज था वो वापस से रिस्टोर हो रहा है। मैं ये फील कर सकता हूँ कि मेरे मसल वो रिकवर हो चुके हैं और यहाँ पर इन सभी चीजों से इम्पोर्टेंट मैं माना को देख सकता हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये माना तो छोटे स्टार्स की तरह है जो हवा के अंदर चमक रहा है। इस माना की वजह से जो चीजें हैं वो पहले से ज्यादा शानदार लग रही हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं लॉजिक देकर बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यह है क्या। यान के इतना सोचने के साथ ही हम उसके सामने काफी सारे नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें लिखा था तुमने यूनिक एट्रीब्यूट को समझ लिया और उसे अपना भी लिया है। वहीं दूसरे नोटिफिकेशन में लिखा था जो माना है वो तुम्हें एक पार्टनर के तौर पर एक्सेप्ट करता है, जब टाइम आएगा तब ये तुम्हारी मदद करेगा और कभी भी तुम्हें बिट्रे नहीं करेगा। तीसरे नोटिफिकेशन में लिखा था माना वो एनर्जी है जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट करती है, जो गॉड है उन्होंने अब तुम्हें नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है। इन सभी नोटिफिकेशन को देखने के बाद यान अपने मन में सोचता है क्या सच में मैं अवेक हो गया। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद मैं एक बेटर शॉर्ट पाथ के ऊपर आगे बढ़ सकता हूँ। यान के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं ल्यूक को जो कि उससे बोल रहे थे तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग मैन हो। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी 50 लेप लगाने से पहले ही गिर गए, लेकिन तुम उन सभी से अलग हो क्योंकि तुमने 50 से भी ज्यादा लेप पूरे किए। ये बोलकर ल्यूक अपने मन में सोचते हैं यहाँ तक कि जो लोग हर रोज प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं वो भी मुश्किल से बस 60 लेप ही लगा पाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये न्यू कमर अपने पहले ही दिन यह करने में सक्सेसफुल रहा। इंटरेस्टिंग। उनके इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं यान को जो कि स्माइल कर रहा था। इसे देखकर ल्यूक बोलते हैं आखिर तुम बेशर्मों की तरह हंस क्यों रहे हो। ये बोलकर वो खुद भी हंसते हुए अपने मन में सोचते हैं ये ब्रेड ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है, ये उतना भी बुरा नहीं। काफी लंबा टाइम बीत चुका है जब से मैं इस जैसे किसी पर्सन से नहीं मिला। मुझे ऐसे लोग काफी पसंद है जो खुद को अपनी लिमिट तक पुश करें। तो फिर चलो अब देखेंगे कि आखिर तुम ट्रेनिंग के अंदर कितना अच्छा कर पाते हो। उनके इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं इयान को जो कि एक अलग ही स्पेस के अंदर पहुंच चुका था। वो अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है रुको आखिर मैं कहाँ हूँ। मुझे अच्छे से याद है मैं पैंथेनियम नाम के एक स्ट्रेंज प्लेस के अंदर पहुंच गया था। सच में कितनी अजीब बात है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस प्लेस को पहले से ही जानता हूँ। इयान ये सब बातें सोच रहा था तभी उसे अपने सामने दिखाई देता है एक डोर। इस डोर को देखने के साथ ही इयान तुरंत अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे ओपन करता है। इयान जैसे उस डोर को ओपन करता है उसे अपने सामने दिखाई देते हैं 2 पर्सन। और मैं तुम्हें बता दूं ये इसी पर्सन की मेमोरी है जिसके अंदर इयान रिकार्नेट हुआ है। यहाँ पर यान की मॉम बोलती है हमें इस बच्चे को एक नाम देने की जरूरत है। उसके डैड बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम इसका नाम रखने में बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकते। फिर उसकी मॉम यान की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है ठीक है तो फिर आज से तुम्हारा नाम है इयान। इयान इग्निस, आज से यही तुम्हारा नाम है। इस आवाज को सुनने के साथ ही हम देखते हैं इयान की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो अपने मन में सोचता है रुको आखिर यहाँ पर मेरे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं इयान थोड़ा बड़ा हो चुका है जो कि अपने फैमिली के साथ काफी खुश है। वो अपने मन में सोचता है क्या ये कोई ड्रीम है, अगर ये ड्रीम है तो भी ये काफी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी मेमोरी का एक पार्ट है। हम देखते हैं यहाँ पर यान की मॉम और यान वो सभी लोग काफी खुश थे, लेकिन अगले ही पल उनकी खुशी एक मंजर के अंदर बदल जाती है क्योंकि उनका पूरा पैलेस आग में जल रहा था। हम उसी पैलेस के अंदर देखते हैं यान की मॉम को जो कि यहाँ से भागते हुए बोलती है यान जल्दी करो यहाँ से भागो। यान भी उनके साथ भाग रहा था तभी उसके फेस पर आकर गिरती है वाटर की एक बूंद, और ये वाटर नहीं था बल्कि ये थे आंसू इयान की मॉम के। वो अपने मन में सोचता है रुको क्या मेरी मॉम रो रही हैं। उसके इतना सोचने के साथ ही हम इनके ऊपर अटैक करने वाले लोगों का सीन देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोल रहे थे गद्दार, वो गद्दार है उन्हें सजा दो। ये वही लोग हैं जिन्होंने कैमिलो किंगडम के अगेंस्ट रेबल करने का ट्राई किया, इन्हें मार डालो। उन सभी को अपनी तरफ आता देख इयान की मॉम उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसी के बाद हम उनमें से एक बंदे को देखते हैं जो कि इयान की मॉम
मॉम के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सभी चीजें यहीं पर एंड होती हैं। इतना बोलने के साथ ही वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बीच में यान के फादर ने आकर उन दोनों को बचा लिया था। फिर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं भागो, जल्दी करो, यहाँ से भागो। उनके बात को सुनकर यान और उसकी मॉम वो दोनों वापस से भागने लगते हैं। जहाँ पर जब हमारा यान वो घूमकर पीछे देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके डैड को एक स्लेश लग चुका है और वो लगभग मरने ही वाले हैं। इसे देखने के बाद वो अपनी कांपती हुई आवाज के साथ बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके इतना बोलने के साथ ही हमें दिखाया जाता है एक एरो जो कि सीधा आकर उसकी मॉम को लगता है और यान की आंखों के सामने उसकी मॉम भी मारी जाती हैं। वो मरते हुए बोलती है यान हमने रेबल नहीं किया, हम गद्दार नहीं हैं। एम्परर को ढूंढो और क्राउन प्रिंस से बचो, कुछ भी क्यों ना हो जाए उसके सामने मत जाना। ये बोलने के साथ ही उसकी मॉम भी यहाँ पर मारी जाती हैं। अपने पेरेंट्स को इस तरह से मरता देख हमारे यान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उसकी फैमिली जो थोड़ी देर पहले काफी खुशहाल थी लेकिन अब वो पूरी तरह से उजड़ चुकी है। हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा यान घबराते हुए अपनी आँख खोलता है। वो उठते हुए सोचता है रुको, आखिर वो क्या था? क्या मैंने जो थोड़ी देर पहले देखा वो बस एक ड्रीम था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बस एक ड्रीम था। वो मेमोरी एकदम ही अलग थी, मैं उसे ड्रीम नहीं मान सकता। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरा पास्ट हो, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? रियलिटी के अंदर तो मेरे कोई पेरेंट्स थे ही नहीं। मुझे उनके बारे में सोचकर एक्साइटेड होने या फिर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस बॉडी के अंदर मैं रिकॉर्डिनेट हुआ उस आदमी ने अब आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद यान हमें बताता है कि जब से मैं पैदा हुआ तभी से मेरी देखभाल मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने की, इसीलिए पेरेंट नाम के शब्द वो मेरे लिए अनफेमिलियर हैं। इसके अलावा जो मेमोरी मैंने देखी कम से कम वो मेमोरी तो मेरी नहीं। मेरे ड्रीम के अंदर जो मैन और वुमेन थे मुझे यकीन है वो इयान इग्निस की मेमोरी से कोई होंगे। रिवेंज लेना और अपने फैमिली के होनर को वापस से रिस्टोर करना, यही था इयान इग्निस का गोल। ये उन लोगों से अपना रिवेंज लेना चाहता था जिन्होंने इसकी फैमिली को गद्दार बताकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उन सभी से अपना रिवेंज लेने के बाद ये अपनी फैमिली के ग्लोरी को रिस्टोर करना चाहता था और यही रीजन था जिसकी वजह से उसने आर्मी को ज्वाइन करना डिसाइड किया। वो स्ट्रॉन्ग बनकर बैटलफील्ड के अंदर मेरिट्स अर्न करना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि बैटलफील्ड के अंदर अगर उसे कोई टाइटल मिल जाए तो वो एक कदम और करीब हो जाएगा अपने फैमिली को रिस्टोर करने में। और जहां तक मैं समझाऊं, अगर मैं उसके हिसाब से बताऊं तो इयान इग्निस की फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था एम्परर ने, और इसके पीछे जो मेन आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि वो था क्राउन प्रिंस। और आज से मैं खुद को इयान इग्निस मानूंगा। इसके अलावा क्राउन प्रिंस के बारे में सोचने से ही मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इयान इग्निस की बात करूँ तो अपना नाम बनाने के लिए बैटलफील्ड के अंदर जाना ये उतना भी बुरा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि वो भी मेरी तरह माना को सेंस नहीं कर सकता। वो स्वॉर्डमैनशिप के अंदर टैलेंटेड हो सकता है बट अगर माना की बात करें तो वो उसका यूज बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और अगर तुम माना का यूज नहीं कर पाते तो बैटलफील्ड में तुम्हारे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा? अगर मैं इयान इग्निस के बारे में सोचूं तो सच में हम दोनों के बीच काफी सारी सिमिलरिटी हैं। शायद मुझे इन सभी चीजों के बारे में एक बार अच्छे से सोचना चाहिए। इयान के इतना सोचने के साथ ही हम इंस्ट्रक्टर ल्यूक को देखते हैं जो सभी से बोलते हैं ठीक है सभी लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो। इयान ने अपना बेस्ट ट्राई किया और उसने लगभग 60 लैप्स पूरे कर लिए। इसके अलावा आज कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी और जो हमारी ट्रेनिंग है वो कल वापस से यहीं से शुरू होगी। इयान को मिलाकर यहाँ पर बस ऐसे 30 लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे 50 लैप्स पूरे किए। तुम सभी लोग सच में बेकार हो, निकम्मे से ज्यादा और कुछ नहीं। ल्यूक के इन सभी बातों को सुनकर और उसे देखते हुए इयान अपने मन में सोचता है अब मैं चाहे जो भी कहूँ आज से मुझे यहीं पर रहना होगा। ल्यूक यहाँ पर हमें जो कुछ भी सिखा रहा है वो हमारी लाइफ के लिए सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मुझे बस अपना बेस्ट देना है। फिर हम ट्रेनिंग के कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी ने बेसिक ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है और अब वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट ट्रेनिंग को। यहाँ पर इयान जेसन के पास आकर उससे बोलता है जेसन तुमने कहा था कि तुम पहले एक मर्चेंट थे। जेसन बोलता हाँ तुमने सही कहा। इयान बोलता है तो फिर क्या तुमने कभी केमिलो किंगडम के अगेंस्ट फाइट की है? इस बात को सुनकर जेसन थोड़ा सोचते हुए बोलता है क्या केमिलो किंगडम? हाँ याद आया, मैंने 2 बार की है और अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं तो ये कोई ऐसा प्लेस नहीं जहाँ पर मैं दोबारा जाना चाहूंगा। जो बैटलफील्ड है वो लगभग एक ही जैसे होते हैं लेकिन अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो वो थोड़ा अलग है। इस बात को सुनकर इयान बोलता है ओ ऐसी बात है, मेरे ख्याल से वहाँ के वॉरियर सच में काफी स्ट्रांग हैं। जेसन बताता है स्ट्रांग होने के साथ साथ जब वो अपने एनिमी से फाइट करते हैं तब वो एकदम क्रूअल बन जाते हैं और यहाँ पर केमिलो किंगडम की आर्मी से निपटने से ज्यादा मुश्किल है मॉन्स्टर से डील करना। इस बात को सुनकर इयान बोलता है क्या मॉन्स्टर? आखिर मॉन्स्टर से तुम्हारा क्या मतलब है?
इयान के इतना बोलने के साथ ही इंस्ट्रक्टर ल्यूक चिल्लाते हुए बोलते हैं, सभी लड़के मेरी बात सुनो, हम सभी इस टीम्ड एम्पायर के सोल्जर बनेंगे, इसलिए मेरा यहाँ पर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं तुम सभी को केयरलेसली ट्रेन करूँ। आज से ये शुरू होता है और तुम लोग लगभग 2 हफ्ते तक स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग करोगे। और हाँ, अपनी कमर कस लो, क्योंकि भले ही ये तुम्हारे सर्वाइवल के लिए है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, आज हम लोग बेसिक स्टांस को सीखने वाले हैं, लेकिन तुम लोग इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि भले ये सबसे बेसिक है लेकिन फाइट के अंदर ये कई बार हमारी जान बचा सकता है। ये बोलने के साथ ही वो अपने सामने रखे वुडन स्टेचू के ऊपर अटैक करते हैं और अपने बस एक ही अटैक के अंदर उस वुडन स्टेचू को बीच से ही अलग कर देते हैं, जिसे देखने के बाद उस ट्रेनिंग ग्राउंड एरिया के अंदर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। ल्यूक आगे सभी से बोलते हैं, ठीक है, तो क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इसे माना चाहेगा? अगर तुम लोग यहाँ पर इसे अच्छे से परफॉर्म करने में मैनेज कर पाए तो मैं तुम्हें दोपहर के ब्रेड के लिए एक एक्स्ट्रा स्लाइस दूंगा। इस बात को सुनने के साथ ही हमारा इयान अपना हाथ उठाते हुए बोलता है, मैं इसे ट्राई करूंगा। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है, हालांकि मैंने स्टार्टिंग से ही अपने स्वॉर्डमैनशिप की काफी अच्छी ट्रेनिंग की है, लेकिन अब मेरे पास ये ट्रेनिंग करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं। मुझे जल्दी से प्रैक्टिस करके ग्रो करना होगा, क्योंकि मैं माना का यूज नहीं कर सकता। ये सब बातें सोचने के बाद इयान वहां से एक स्वॉर्ड को उठाता है और अपने सामने रखी वुडन स्टेचू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इयान को देखते हुए ल्यूक सोचते हैं, ओ उसका ये स्टेंस तो सच में काफी बढ़िया है। उसे देखकर कोई ये नहीं बोल सकता कि वो एक न्यूबी है। ऐसा सिर्फ वही लोग करते हैं जो काफी लंबे टाइम से स्वॉर्ड को यूज कर रहे हों। उनके इतना सोचने के बाद हम इयान को देखते हैं जो काफी परफेक्टली उसके ऊपर एक अटैक करता है। इयान के स्लेश को देखते हुए ल्यूक बोलते हैं, तुमने काफी बढ़िया किया, तुमने अपने स्वॉर्ड को अच्छे से पकड़ रखा था और तुम भी स्टेबल थे। तो अब जैसा कि मैं तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें ब्रेड का स्लाइस दूंगा। ये बोलने के बाद वो इयान को एक पोटली देते हैं, जिसे लेते हुए इयान बोलता है, आपका बहुत बहुत थैंक्स। हम देखते हैं इसके अंदर उन्होंने इयान को कुछ ब्रेड का स्लाइस दिया था, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े सभी लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वो सभी लोग भी चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैं भी करूंगा। उन सभी के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग करते करते इयान और बाकियों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी ल्यूक उन सभी से बोलते हैं, तुम लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम सभी को आज स्वॉर्ड के साथ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सच में यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तुम्हारी ऐसी हालत को देखने के बाद मैं तुम लोगों के भरोसे कभी भी एम्पायर को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मैं तुम सभी को एक बात बताता हूँ, आज लंच से पहले तुम सभी को 10,000 क्रॉस कट लगाने होंगे। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें आज का लंच नहीं मिलेगा। ल्यूक के बात को सुनकर इयान अपने मन में सोचता, रुको, क्या ये पागल हो गया है? हमने पहले ही न जाने कितनी बार स्विंग किया और अब फिर से 10,000 बार, ये तो इम्पॉसिबल है। इयान जब ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी उसे पीछे से डिंग की एक आवाज आती है। इस आवाज को सुनने के साथ ही इयान तुरंत अपने सिस्टम विंडो को ओपन करके उसे चेक करने लगता है कि आखिरकार ये नोटिफिकेशन कैसा था। हम देखते हैं अब इयान का नाम चेंज होकर इयान हान से इयान इग्निस हो गया है। इसके अलावा इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से इयान का स्टेमिना एक्स इंक्रीज हो गया है। इसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, रुको, ये क्या है? क्या किसी काम को बार बार करने से स्टेटस बढ़ते हैं? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इसके अलावा मैं ये देखकर काफी सरप्राइज हूँ कि मैं अपने स्टेटस बिंदु के अंदर अपने बाकी स्टेट को भी चेक कर सकता हूँ। हम देखते हैं इयान का स्टेटस विंडो, जहाँ पर उसका लेवल था 17 और उसका स्टेमिना एक्स से बढ़ गया था, बाकी चीजें सेम थी। अपने स्टेटस को देखने के बाद वो स्माइल करते हुए सोचता है, मुझे ये काफी पसंद आया। ऐसी चीजें जो ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर इम्पॉसिबल थी लेकिन वो यहाँ पर पॉसिबल है। ये सोचने के साथ ही वो हंसते हुए अपने शॉट को पकड़ता है और स्माइल करते हुए काफी स्पीड के साथ स्विंग पर स्विंग लगाने लगता है, जिसे कि ल्यूक भी नोटिस कर लेते हैं। वो जब इयान की तरफ देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इयान वो बिना रुके काफी स्पीड के साथ स्विंग लगा रहा है। इसे देखते हुए वो स्माइल करते हुए अपने मन में सोचते हैं, कभी हार न मानने की विल पावर, वो सच में तुम्हारे ऊपर एकदम फिट बैठता है। ये सोचने के बाद वो सभी से बोलते हैं, ठीक है, इतना बहुत हुआ, तुम सभी लोग अब 5 मिनट का ब्रेक ले लो। और हाँ, जब तक तुम लोग आराम कर रहे हो तब तक मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 2 हफ्तों तक मैं तुम्हें बेसिक स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊंगा और उसी के दौरान मैं ये देखूंगा कि आखिरकार तुम लोग कितने स्ट्रांग बने। उनके बात को सुनकर इयान अपने हाथ को उठाता है। वो बोलते, हाँ बताओ इयान, क्या हुआ? इयान बोलता, अगर हम यहाँ पर अच्छे से ग्रो करते हैं तो क्या होगा? ल्यूक बताते हैं, अगर तुम स्ट्रांग हुए तो तुम्हें हाई स्कोर मिलेंगे और इसकी वजह से तुम्हें कैपिटल के अंदर भी भेजा जा सकता है। उनके इस बात को सुनकर ल्यूक जेसन से पूछता है, जेसन
आखिर कैपिटल के अंदर जाने से क्या फायदे होते हैं। जेसन उसे बताता है स्टार्टिंग में तुम्हें एक सोल्जर के रूप में पूरे हॉनर के साथ कैपिटल की प्रोटेक्शन करनी होगी। इसके अलावा अगर तुम अपने सुपीरियर के सामने अच्छे से परफॉर्म करते हो तो तुम्हें प्रमोट भी किया जा सकता है। और कैपिटल काफी सेफ प्लेस है क्योंकि वहां पर तुम्हें कभी भी बैटलफील्ड के अंदर नहीं जाना पड़ेगा और इससे ओबेस सी बात है तुम्हारी जान के ऊपर कभी भी कोई भी खतरा नहीं आएगा। इस बात को सुनकर यान अपने मन में सोचता है मेरी कंडीशन को देखते हुए क्या मुझे कैपिटल के अंदर जाना चाहिए या फिर कहीं और। लेकिन अगर मैं कैपिटल के अंदर चला गया तो मेरी ग्रोथ एकदम से रुक जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इस वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट बनना है। बचपन से ही मुझे सभी लोग काफी नीची नजरों से देखते हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे और मैं माना का यूज भी नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर वो सभी चीजें अलग हैं। एक मास्टर मैं बनूंगा, मास्टर ऑफ द स्वॉर्ड, जो सभी स्वॉर्डमैन से ऊपर होता है। हाँ, मुझे ये करना होगा क्योंकि मुझे अपने साथ साथ यान के गोल को भी पूरा करना है। ये सोचने के बाद वो अपने हाथ को उठाता है जहाँ पर ल्यूक उससे बोलते हैं हाँ बताओ यान क्या हुआ। यान उनसे पूछता है आखिर यहाँ पर सबसे डेंजरस यूनिट कौन सी है। इस बात को सुनकर ल्यूक बोलते हैं क्या सबसे डेंजरस यूनिट? आज से पहले किसी ने भी मुझसे इस तरह का सवाल नहीं किया। यान बोलता है इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पहली बार है जब आपके पास मुझे जैसा कोई टैलेंटेड पर्सन आया है। ल्यूक हंसते हुए बोलते हाँ तुमने सही कहा, मुझे तुम्हारे जैसे ही एक पर्सन की जरूरत थी। वेल, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? यान बोलता है मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, इतना स्ट्रांग ताकि मुझे कभी कोई भी डिफीट ना कर सके। इस बात को सुनकर ल्यूक स्माइल करते हुए बोलते हैं ओ ऐसी बात है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। वेल, अगर मैं तुम्हें सबसे डेंजरस यूनिट के बारे में बताऊं तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं। हालांकि मुझे ये बात जरूर पता है कि तुम्हें किस यूनिट के अंदर जाना चाहिए। यान बोलता है कौन सी? ल्यूक बताते हैं हम आमतौर पर उन्हें कहते हैं डेविल पल्टन। यान उनसे पूछता है आखिर ये किस तरह की यूनिट है? ल्यूक बताते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुमने सुना, एक डेविल पल्टन। ये एक ऐसी यूनिट है जो ह्यूमंस के अलावा बाकी सभी बीइंग से डील करती है। और हाँ, अदर बीइंग से मेरा मतलब है डीमंस। उनके इतना बोलने के साथ ही हमारे यान के सिस्टम में एक क्वेस्ट अपेयर होता है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं 2 हफ्ते बाद का सीन और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यान का वो क्वेस्ट जिसका टाइटल था टू द डेविल पल्टन। और मैं तुम्हें यहाँ पर फालतू बातें नहीं बताऊंगा, बस यही बताऊंगा कि इसकी प्रोग्रेस 82% है और क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद ईवान को रिवार्ड के तौर पर मिलेगा की ऑफ डेस्टिनी। इसके बाद हम देखते हैं ईयान को जो अपने सामने की चीज को देखते हुए बोलता है रुको आखिर ये क्या है। हमें उसके सामने दिखाया जाता है एक और मॉन्स्टर जिसे कि पिंजरे के अंदर बंद किया गया था और ल्यूक सभी को इसके बारे में बताते हुए बोलते हैं ये है एक और मॉन्स्टर जो कि पिछले 2 दिनों से भूखा है। क्या तुम में से किसी को इसका मतलब पता है? इस बात को सुनकर सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं इसका ये मतलब हुआ कि इसे ब्लड की जरूरत है। ल्यूक बोलते हैं हाँ तुम लोग सही हो, इसकी वजह से अब ये काफी क्रूर होकर फाइट करेगा। यहाँ पर उनकी इस बात को सुनने के बाद यान को छोड़कर बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ल्यूक आगे चिल्लाते हुए बोलते हैं सभी लोग अपनी पोजीशन में आ जाओ और हाँ मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा इसलिए तुम्हें चोट कम लगेगी, लेकिन फिर भी अगर तुमने यहाँ पर कोई गलती की तो वो तुम्हारे लिए महंगी पड़ सकती है। उनके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं ईयान और उसी के साथ में कुछ और लोग जो कि इस ऑर्क मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए अपने हाथ में एक वेपन लेकर खड़े थे। फिर हम उस ऑर्क मॉन्स्टर को देखते हैं जो गेट खुलने के साथ ही इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो अपने फिस्ट का यूज करते हुए ईयान के बगल में खड़े एक पर्सन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो पर्सन अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हालांकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि उसके अटैक को ब्लॉक करने की वजह से उसके सामने खड़े पर्सन की बॉडी पूरी तरह से सेक कर रही थी, जिसे देखते हुए काइल आगे बढ़ता है, लेकिन वो ऑर्क मॉन्स्टर यहाँ पर उसे नोटिस कर लेता है। लेकिन वो यहाँ पर कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ईयान उसके शोल्डर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। इसकी वजह से उस ऑर्क मॉन्स्टर की हालत थोड़ी खराब हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो दोनों वापस से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर ईयान उसके अटैक को डॉज करता है। वो ऑर्क मॉन्स्टर वापस से ईयान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो एक बार फिर उसके अटैक को डॉज करता है। इस अटैक को डॉज करने के बाद ईयान तुरंत पहुंच जाता है उस ऑर्क मॉन्स्टर के पीछे और अपने स्वॉर्ड को सीधा उस ऑर्क मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर स्टेप कर देता है। और यहाँ पर ईयान के इतने पावरफुल अटैक की वजह से वो ऑर्क मॉन्स्टर यहीं पर मारा जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ल्यूक को जो कि ईयान की इन सभी चीजों को अच्छे से एनालाइज करते हुए नोट कर रहे थे। वो नोट करते हुए कुछ सोचते हैं और फिर अपना सर चारों तरफ घुमाते हुए वापस से नोट करने लगते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक नोटिफिकेशन को जिसमें लिखा था तुमने टू द डेविल पल्टन क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। इस क्वेस्ट के कंप्लीट होने के साथ ही हम देखते हैं ईयान की बॉडी के अंदर अचानक से माना जाने लगता है, जिसे
जिसे देखकर वो भी हैरान होते हुए बोलता है रुको आखिर ये क्या है। हम देखते हैं ये माना कहीं और से नहीं बल्कि उस ऑर्क मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से निकल कर इयान की बॉडी के अंदर जा रहा था। इयान इसे देखते हुए सोचता है आखिर ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। फिर इयान उसे फील करते हुए सोचता है मैं इसे फील कर सकता हूँ, ये है माना। जब मैंने इस ऑर्क मॉन्स्टर को मारा तब इसका माना फ्लो करके मेरी बॉडी के अंदर आने लगा। ऑसम, ये तो सच में ऑसम है। ये सोचना कि मैं किसी मॉन्स्टर को मार कर उसके माना को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, इम्प्रेसिव। अगर मैं काफी सारे मॉन्स्टर को मार कर उन सभी का माना एब्जॉर्ब कर लूँ तो मैं बस थोड़ी ही टाइम के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। इयान के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं ल्यूक को जो सभी को बताते हैं तुम्हारे स्कोर आ चुके हैं और अब मैं तुम्हारे स्कोर के आधार पर तुम सभी को दूसरे यूनिट बेस के अंदर भेजूंगा। और हाँ, इसे चेंज नहीं किया जा सकता तो तुम सभी लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ल्यूक के इतना बोलने के बाद हम देखते हैं इयान का सीन जो कि चेक कर रहा था अपने सिस्टम विंडो को और उसने यहाँ पर क्वेस्ट को पूरा कर लिया। इसी वजह से उसे रिवॉर्ड के तौर पर दी जाती है द की ऑफ डेस्टिनी। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद इयान चेक करता है अपने इन्वेंटरी को जहाँ पर उसे की ऑफ डेस्टिनी नाम का एक वेपन मिला था। इसके बाद हमें बताया जाता है इस डेगर के बारे में यानी की ऑफ डेस्टिनी के बारे में। हमें बताया जाता है ये एक ऐसा वेपन है जो इयान के डेस्टिनी अपोनेंट से कनेक्टेड है। ये एक ऐसा डेगर है जिसे मिथ्रिल का यूज करते हुए बनाया गया है और ये इयान के डेस्टिनी ओपोनेंट का एक हार्ट फ्रेगमेंट है और जब ये दोनों आसपास आएंगे तब ये डेगर रिएक्ट करेगा और इयान को गाइड करते हुए उसे ले जाएगा उसके डेस्टिनी पार्टनर के पास। और हाँ, यहाँ पर मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया कि इसका काम क्या है, तो फ्यूचर में पता चलेगा। इस वेपन के इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद इयान अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि सच में ये काफी एक्सपेंसिव है। इयान जब ये सब बातें सोच ही रहा था तभी जेसन उसे पीछे से बुलाते हुए बोलता है इयान, ऐसा लगता है कि तुम डेविल पल्टन के अंदर जाने के बारे में सोच रहे हो। इयान बोलता हाँ ये हो सकता है। जेसन बोलता है मेरा एम है कैपिटल के अंदर जाना, वहाँ पर जाने के बाद मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ और मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम कहीं भी जाओ तुम सरवाइव कर सकते हो। इयान हमें बताता है कि जेसन का रैंक उसके बाद ही आता है यानी सेकंड नंबर पर। इसके अलावा वो एक मर्सनरी था तो उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी बढ़िया थी। हम जेसन को देखते हैं जो इयान से पूछता है आखिरकार तुम डेविल पल्टन के अंदर शामिल क्यों होना चाहते हो, क्या सच में इसका रीजन बस स्ट्रांग बनना है। जेसन की बात को सुनकर इयान उसे बताता है हाँ मैं यहाँ पर हर किसी से बेस्ट बनना चाहता हूँ और अगर मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ तो मैं कैपिटल के अंदर जाकर कभी भी बेस्ट नहीं बन सकता। इस बात को सुनकर जेसन बोलता है वेल मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे लेकिन तुम्हारी ये बहादुरी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है तो सावधान रहना। उसके बाद को सुनकर इयान बोलता है तुम्हारे एडवाइस के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। ये बोलने के बाद वो हमें बताता है कि जेसन की एज मुझसे ज्यादा है, इसी वजह से वो मुझे एडवाइस दे रहा था लेकिन इसके बाद भी मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा जो डिसीजन है वो एकदम ही करेक्ट है। इसके अलावा एक मिशन कंप्लीट करने के बदले में मुझे की ऑफ डेस्टिनी मिली, इसका मतलब इस सिस्टम को ऐसा लगता है कि मेरा जो पाथ है वो एकदम ही करेक्ट है। फिर इसके बाद हम वापस से जेसन को देखते हैं जो कि इयान से कुछ बोलने जा रहा था लेकिन तभी ल्यूक चिल्लाते हुए बोलते हैं सभी लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो, ये रहा तुम्हारा असाइनमेंट, क्या तुम सभी लोग तैयार हो। फिर वो सभी को बताना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार कौन कहाँ जाएगा। सबसे लास्ट में वो इयान से बोलते हैं तो तुम डिमोनिक फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहते हो डेविल पल्टन को ज्वाइन करने के लिए। उनके बात को सुनकर इयान बोलता हाँ बिल्कुल। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रिक्रूट लाउंज का सीन जहाँ पर ये सभी लोग आज रुकने वाले हैं। हम वहीं पर एक रूम के अंदर जेसन और इयान को देखते हैं जहाँ पर जेसन बोलता है इयान क्या तुम्हें पता है अगर तुम डिमोनिक फॉरेस्ट से फोर्स का यूज करते हुए कैपिटल तक जाओगे तो तुम्हें बस कुछ ही दिन लगेंगे, तो तुम जब चाहे तब विजिट करने के लिए कैपिटल में आ सकते हो क्योंकि तुम फ्री हो। जेसन के बात को सुनकर इयान बोलता हाँ मैं जरूर आऊंगा। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता यहाँ पर जेसन के अलावा मैं और किसी को भी नहीं जानता और ऐसा इस वजह से क्योंकि जेसन ही वो पहला पर्सन था जिसने मुझसे बात की। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जिसके सामने इयान खड़ा था और ये है डेविल पल्टन का एंट्रेंस। इयान हमें डेविल पल्टन के बारे में बताता है कि वो एक स्पेशल यूनिट है जिसके अंदर केवल 80 मेंबर हैं, लेकिन अगर बाकी यूनिट की बात करें तो उन सभी में कम से कम 100 मेंबर तो मौजूद हैं। इसके अलावा डेविल पल्टन वो नए लोगों को रिक्रूट करते हैं लेकिन यहाँ पर जितने लोग रिक्रूट होते हैं उतने लोग मारे भी जाते हैं। इसी वजह से इनका जो नंबर है वो 80 से ना कम होता है ना ज्यादा। और यहाँ पर डेविल पल्टन का मेन काम है मॉन्स्टर के ऊपर नजर रखना ताकि मॉन्स्टर बॉर्डर को क्रॉस करके ह्यूमन टेरिटरी के अंदर ना जा सके। और ये डिमोनिक फॉरेस्ट काफी बड़ा है, इसी वजह से जो मॉन्स्टर हैं वो बस कभी कभार बॉर्डर को क्रॉस करने के बारे में सोचते हैं। इसी वजह से ऐसे मामले कभी सामने नहीं आते कि मॉन्स्टर ने बॉर्डर को क्रॉस कर दिया और काफी सारे लोगों को मार डाला
वाला, और जबकि यहाँ पर ऐसा बहुत कम होता है, इसी वजह से डेविल पल्टन के अंदर 80 मेंबर्स भी काफी हैं इन सभी चीजों को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा जेसन ने मुझे डिमोनिक फॉरेस्ट के बारे में काफी कुछ बताया। उसके बताने के हिसाब से जहाँ पर डेविल पल्टन रोज गार्ड करती है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लो लेवल के मॉन्स्टर या फिर कभी कभार मिड लेवल के मॉन्स्टर भी दिखाई देते हैं। हालांकि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेविल पल्टन के मेंबर काफी स्ट्रांग और वो बड़ी आसानी के साथ इन सभी को हैंडल कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ लोगों की पावर एक नाइट के बराबर है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर मैं डेविल पल्टन में सरवाइव कर लेता हूँ तो मैं एक पूरा पावर हाउस बन जाऊंगा। यान की सब बातें सोचने के बाद हम फॉरेस्ट के अंदर एक हाउस का सीन देखते हैं, जिसे देखते हुए यान बोलता है चलो अंदर चलें। फिर यान उसके गेट को ओपन करता है और सभी से चिल्लाते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं एक नया रिक्रूटर हूँ जिसे डेविल पल्टन के अंदर असाइन किया गया है। हम उस हाउस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मजे कर रहे थे और कोई भी यान के ऊपर ध्यान नहीं देता। उन सभी को देखते हुए यान सोचता है आखिर ये क्या है, क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ है या फिर मैं गलत जगह पर आ गया। यान के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि बोलता है आखिर ये बदमाश कौन है। फिर वो खड़ा होते हुए आगे बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर आए हो। ये बोलने के बाद वो अपने स्वॉर्ड को लेकर सीधा जाकर यान के सामने खड़ा हो जाता है और यहाँ पर उसकी बॉडी यान के मुकाबले काफी मस्कुलर थी। वो पर्सन आगे बोलता है लिटिल बॉय कहीं तुम डर तो नहीं गए। उसके इतना बोलने के साथ ही हम उसी के साइड में एक और पर्सन को देखते हैं जो कि उससे बोलता है देखो वो कितना डरा हुआ है और मुझे यकीन है जैसे ही ऑपरेशन शुरू होगा हमें एक नई लाश देखने को मिलेगी। यहाँ पर जितने भी नए रिक्रूटर आते हैं वो सभी आते ही मारे जाते हैं। उन सभी की बात को सुनकर और उन्हें देखते हुए यान अपने मन में सोचता है मुझे ये समझ में आ रहा है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या करने का ट्राई कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पर नए असाइन किए गए लोग को डराने का ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा जेसन ने मुझे बताया था कि डेविल पल्टन के ज्यादातर लोग एक मर्चेंट की तरह होते हैं, यहाँ तक कि उनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद को एम्पायर का सोल्जर भी नहीं मानते। इसके अलावा अगर मैं खुद को इनके लेवल के हिसाब से कंपेयर करूं तो इनके मुकाबले मेरा लेवल बहुत ही लो है। हालांकि मुझे ये बात भी पता है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये सोचने के बाद यान हंसते हुए बोलता है बस मुझे एक बार ट्राई करने का मौका दो, अगर मैं मरा तो मैं मरने वाला वो आखिरी पर्सन होऊंगा। ये बोलने के बाद वो वापस से अपने मन में सोचता है जबकि मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ तो मुझे उसी तरह से व्यवहार करना होगा जैसा कि मैं हूँ। अगर मैं इनके एक छोटे सी स्पीच को सुनकर डर जाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी और इसी के साथ मैं डिस्ट्रॉय भी हो सकता हूँ। अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे ये सब करना होगा। यान के इतना सोचने के साथ ही हम उसके सामने खड़े पर्सन का सीन देखते हैं जो हंसते हुए बोलता है रुको अभी इस ब्रेड ने क्या कहा। ये सच में काफी इंटरटेनिंग है कमांडर हैमिल्टन, मुझे बताइए कि आपके पास कभी इसके जैसा कोई पर्सन आया था। उसके बाद को सुनकर हैमिल्टन बोलता है नहीं ये सच में काफी शॉकिंग है। ये सोचकर हैमिल्टन यान से बोलता है न्यूबी तुम्हारा नाम क्या है। यान बोलता हाँ मेरा नाम है इयान। हैमिल्टन बोलता है बहुत अच्छे, वैसे क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ पर हो। इयान बोलता हाँ मुझे बताया गया था कि ये है डेविल पल्टन। इयान के इतना बोलने के साथ ही हैमिल्टन अपने माना को रिलीज करते हुए बोलता हाँ तुमने सही कहा ये है डेविल पल्टन। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है और यहाँ पर डेविल्स रहते हैं। उनके इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं इयान को जो अपने मन में सोचता है रुको ये आदमी, इसने अभी अभी जब बोला तभी अचानक से उसकी बॉडी के चारों ओर से माना निकल रहा था। हालांकि इसने जानबूझकर किया, लेकिन इससे एक बात पता चलती है कि हैमिल्टन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। इन सभी का कमांडर एक स्किल्ड पर्सन है जो कि माना का यूज कर सकता है। इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड काफी हाई होगा। मुझे बाकियों के बारे में नहीं पता कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर आना मेरे लिए काफी अच्छी बात हो सकती है। इयान के इतना सोचने के साथ ही हैमिल्टन बोलता है डेविल इतनी आसानी से किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते। मुझे पता नहीं तुम कहाँ से आए हो, लेकिन जब तक हम लोग तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक तुम हंट के अंदर भाग लेने के बारे में सोचना भी मत। इस बात को सुनकर इयान बोलता है क्या हंट, आखिर वो क्या है। हैमिल्टन बोलता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुमने सुना, इसके अंदर मॉन्स्टर को हंट करना होगा, यही है हमारा मेन काम, इसी वजह से हम लोग खुद को हंटर्स कहते हैं, सोल्जर नहीं। इस बात को सुनकर इयान बोलता है तो फिर आखिर मैं अपने आप को प्रूफ कैसे करूं। हैमिल्टन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कैसे करोगे, लेकिन अगर तुम खुद को प्रूफ करना चाहते हो तो तुम्हें एक हफ्ते के अंदर 10 और मॉन्स्टर के कान को कलेक्ट करना होगा। और हाँ अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो अगले हफ्ते मॉन्स्टर वेव के अंदर तुम मारे जाओगे, क्योंकि उस समय कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उनके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इयान को जो कि एक स्वॉर्ड लेकर डिमोनिक फॉरेस्ट के अंदर खड़ा था। फिर वो अपने सिस्टम को चेक करते हुए बोलता है रुको आखिर ये क्या है। हम उसके सिस्टम में देखते हैं क्वेस्ट को जिसका टाइटल था बिकम ए डेविल, और इस क्वेस्ट के अंदर इयान को 10 और मॉन्स्टर को मारना होगा और उन्हें मारकर उनके ईयर्स को इकट्ठा करना होगा। और अगर इयान इसे पूरा कर लेता है तो डेविल पल्टन स्क्वाड 8 इयान को एक्नॉलेज करेगी। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद इयान आगे बढ़ते हुए सोचता
बोलता है मैं समझ गया, मुझे काफी केयरफुल रहना होगा क्योंकि यहाँ पर कभी भी मॉन्स्टर अपीयर हो सकते हैं। ये बातें सोचते हुए यान आगे बढ़ रहा था, तभी हमें दिखाया जाता एक और मॉन्स्टर का पैर जो कि यान की तरफ ही आगे बढ़ रहा था और इसे यान भी नोटिस कर लेता है। हम उस और मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था और यहाँ पर वो अकेला नहीं था बल्कि उसी के साथ में 3 और मॉन्स्टर थे। इन सभी को देखकर यान अपने मन में सोचता है यहाँ पर तो 4 और मॉन्स्टर है, मुझे एक एक करके इन सभी को मारना होगा। यान के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं उसकी बॉडी से ओरा बाहर निकलने लगता है क्योंकि अब यहाँ पर यान भी थोड़े बहुत ओरा का यूज कर सकता है। यान जब अपने ओरा का यूज कर रहा था तभी उन और मॉन्स्टर को एक ह्यूमन की स्मेल आने लगती है। इसे स्मेल करते हुए वो और मॉन्स्टर बोलते हैं मुझे यहाँ पर ह्यूमन की स्मेल आ रही है। वहीं दूसरा और बोलता है हाँ मुझे भी। उनके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं यान को जो उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है अभी मुझे इन्हें अभी मारना होगा। ये बोलने के साथ ही यान उनमें से एक और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसके गर्दन को काट देता है। फिर इसके बाद हम दूसरे और मॉन्स्टर को देखते हैं जो यान को देखते हुए बोलता है इंसान, यहाँ पर इंसान है। उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर बाकी दोनों और मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक और मॉन्स्टर और यान के बीच में फाइट होने लगती है जहाँ पर यान उसके ऊपर पैर रख के काफी ऊंची जंप करता है और अपने शॉट को सीधा उसके माउथ के अंदर स्टेप कर देता है। फिर हम तीसरे और मॉन्स्टर को देखते हैं जो यान के ऊपर अटैक करता है लेकिन यान साइड में हट के उसके अटैक को डॉज कर लेता है। अटैक डॉज करने के बाद यान अपने मन में सोचता है अगर मैं वहीं पर रुका रहता तो शायद मेरी बॉडी क्रश हो जाती, तो इसका मतलब मुझे अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इससे फाइट करनी होगी। ये सोचने के साथ ही यान आगे बढ़ता है और उस मरे हुए और मॉन्स्टर के माउथ के अंदर से अपनी शॉट को बाहर निकालता है। इस शॉट को बाहर निकालने के साथ ही यान एक और मॉन्स्टर के पैर के ऊपर काफी स्पीड के साथ अटैक करता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं एक और मॉन्स्टर को जो कि यान के पास पहुंच चुका था उसके ऊपर अटैक करने के लिए और वो यान के ऊपर अटैक भी करता है लेकिन यान जंप करके उसके अटैक को डॉज करता है। वो इसी तरह से उसके काफी सारे अटैक को डॉज करता है और ब्लॉक करता है लेकिन आखिर में यान उस तीसरे और मॉन्स्टर को भी मार डालता है और अब सबसे आखिर में सिर्फ और सिर्फ एक ही और मॉन्स्टर बचता है जिसके पैरों के ऊपर यान ने कट लगाया था। यान जंप करता है और उसके ऊपर अटैक करके उसे भी मार डालता है। यहाँ पर बस कुछ ही देर के अंदर यान ने पूरे 4 और मॉन्स्टर को मार डाला था। हालांकि इसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो एक पेड़ के पास खड़ा था लेकिन तभी हम देखते हैं उन और मॉन्स्टर की एनर्जी वापस से यान की बॉडी के अंदर आने लगती है जिसे देखकर यान अपने मन में सोचता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी एनर्जी वापस से रिकवर हो रही है। इसके अलावा मैं इन सभी मरे हुए और मॉन्स्टर के माना को भी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। ये फीलिंग सच में थोड़ी स्ट्रेंज है लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी पूरी इंटायर बॉडी वापस से रीसेट हो रही हो। ये सोचने के बाद यान आगे बढ़ता है और उन और मॉन्स्टर के कान को उनकी बॉडी से निकालने लगता है। हालांकि जब यान ये काम कर रहा था तभी उसे किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनने के साथ ही यान अपने मन में सोचता है रुको आखिर ये क्या है, डिमोनिक फॉरेस्ट के अंदर एक चीख, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यान आगे बढ़ते हुए सोचता है इसके अलावा ये चीख एक लड़की की थी। इस फॉरेस्ट के अंदर आने की परमिशन केवल डेविल पल्टन के मेंबर और मर्चेंट्स को ही है और जहां तक मुझे पता है इस समय इस फॉरेस्ट के अंदर कोई भी मर्चेंट नहीं आया, तो आखिर ये कौन हो सकता है क्योंकि आज डेविल पल्टन के लोग भी इस टेरिटरी के अंदर हंट करने के लिए नहीं आए और इसी वजह से मैंने यहाँ पर आने का फैसला किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो चीख किसकी थी। यान के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि एक छोटी सी बच्ची को एक पेड़ से बांध रहा था जहाँ पर वो बच्ची रोते हुए बोलती है प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। उस बच्चे की बात को सुनकर वो पर्सन बोलता है रोना बंद करो, यहाँ पर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हम यहीं पर यान को भी देखते हैं जो इन सभी चीजों को देखते हुए सोचता है कुछ भी करने से पहले मुझे सिचुएशन के बारे में पता करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्ची को यहाँ पर उसकी परमिशन के बगैर ही लाया गया है, लेकिन यहाँ पर इससे भी इम्पोर्टेंट है रीजन पता करना कि आखिरकार उस बच्ची को यहाँ पर लाया क्यों गया। यान के इतना सोचने के साथ ही हम उस पर्सन को देखते हैं जो बोलता है और मॉन्स्टर जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे और हाँ जब तक तुम उनकी बात मानोगी तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, तुम्हारी जो डेथ है वो पेनलेस होगी। उसके बात को सुनकर वो बच्ची बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। वो पर्सन बोलता है देखो मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि मैं तो तुम्हें उन और मॉन्स्टर को बेचूंगा। इस बात को सुनकर वो बच्ची रोते हुए बोलती है प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, वो और मॉन्स्टर मुझे खा जाएंगे। वो पर्सन बोलता है मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उनके पास से कुछ मैजिक इंग्रेडिएंट चाहिए और अगर मैं तुम्हें उन और मॉन्स्टर को नहीं दूंगा तो मुझे वो इंग्रेडिएंट नहीं मिलेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पर खुद को लकी मानना चाहिए। और मॉन्स्टर जल्दी किसी छोटी बच्ची को एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन यहाँ पर उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, सच में तुम काफी लकी हो। इसके अलावा मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मुझे तुम्हारे ये एक्सप्रेशन सच में
काफी पसंद आए। उसकी इन सब बातों को सुनकर हमारे इयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसे कि वो मैजिशियन भी नोटिस कर लेता है। वो अपने पीछे घूमते हुए बोलता है, तो ऑर्क मॉन्स्टर यहाँ पर आ गए। लेकिन वो जब अपने सामने इयान को देखता है तब वो काफी हैरान हो जाता है। वो इयान से बोलता है, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे जहाँ तक पता है आज यहाँ पर कोई भी स्क्वाड पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं आने वाला था। उसके बाद को सुनकर इयान अपने मन में सोचता है, इसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये डेविल पल्टन को काफी अच्छे से जानता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसने सच में एक परफेक्ट प्लानिंग बनाई थी। ये सोचने के बाद इयान उससे बोलता है, मैं हूँ डेविल पल्टन का एक नया रिक्रूटर, और आखिर तुम कौन हो? ये बोलने के साथ ही इयान अपने शॉट को ऊपर उठाता है और सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस मैजिशियन ने यहाँ पर इयान के अटैक को डॉज कर लिया था, और ऐसा इस वजह से क्योंकि इयान का निशाना वो था ही नहीं, बल्कि इयान ने यहाँ पर उस बच्ची को फ्री करने के लिए ये अटैक किया था। उस बच्ची को फ्री करने के साथ ही इयान तुरंत उसे पकड़ लेता है और फिर उसे आराम से जमीन पर बिठाते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? इयान जब उससे ये बातें बोल रहा था तभी उसे वहाँ पर कुछ फील होता है, जिसे फील करते हुए इयान बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम उसके बगल में उसी मैजिशियन को देखते हैं जो कि अपने हाथों में इकट्ठा कर रहा था माना को। इयान उस मैजिशियन को देखते हुए बोलता है, ये तो माना है। ये आदमी तो काफी अच्छे से माना को कंट्रोल कर सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि इसके पास बाकियों के मुकाबले माना क्वांटिटी काफी ज्यादा है। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इसे यहीं पर मार डालूंगा। हालांकि मुझे मर्डर का नाम सुन के बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने आज से पहले कभी मर्डर नहीं किया। अगर कोई इस वर्ल्ड के अंदर गलत काम करता है तो उसे मारना हमारी ड्यूटी होती है, और मैं अपनी इस ड्यूटी को पूरा करूंगा। और मेरे सामने ये जो पर्सन खड़ा है ये मरने के ही लायक है। इसके अलावा मुझे यकीन है कि इसे मारना मेरे लिए काफी फायदेमंद होगा। इयान के इतना सोचने के साथ ही हम उस मैजिशियन को देखते हैं जो मैजिक मिसाइल का यूज करते हुए इयान के ऊपर करता है अटैक, जिसे कि इयान अपने शॉट का यूज करते हुए ब्लॉक करने का ट्राई करता है। हालांकि इसके अंदर उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और किसी तरह से बस उस अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई कर रहा था। फिर हम वापस से उसी मैजिशियन को देखते हैं जो इयान की तरफ अपने एक और अटैक को शूट करता है, और इस अटैक को इयान भी ब्लॉक नहीं कर पाता। वो अटैक सीधा आकर इयान के शोल्डर में लगता है और उसके शोल्डर के आधा आर पार हो जाता है। लेकिन इयान यहाँ पर हार नहीं मानता और उस मैजिशियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इयान को अपने ऊपर अटैक करता देख वो मैजिशियन माना का यूज करते हुए बोलता है, शील्ड। उसके इतना बोलने के साथ ही उसके सामने अपीयर होता है एक शील्ड जो कि उसे इयान के अटैक से बचा लेता है। इयान के अटैक से बचने के बाद वो अपने पास से किसी आइटम को बाहर निकालते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि मेरी सारी चीजें बर्बाद हो गई। ये बोलने के साथ ही वो अपने पास से निकालता है एक तालिस्मान को और उसे तुरंत ही फाड़ देता है। यहाँ पर उसे ऐसा करता देख इयान चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इयान उसे यहाँ पर रोक पाता उससे पहले वो पर्सन लाइट के फॉर्म में यहाँ से डिसअपियर हो जाता है, जिसे देखकर इयान भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो उसे चारों तरफ देखता है लेकिन फिर भी वो पर्सन इयान को इस एरिया के अंदर कहीं भी नहीं दिखता। इसके बाद इयान की नजर पड़ती है उस बच्ची के ऊपर जहाँ पर वो बच्ची रो रही थी, और हमारा इयान जो कि उस बच्ची की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, जिसे देखकर इयान अपने मन में सोचता है, नॉर्मली एक मैजिक मिसाइल बस कुछ ही टाइम के अंदर गायब हो जाता है, लेकिन वो मैजिशियन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसका ये मैजिक मिसाइल अभी तक डिसअपियर नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा लग रहा है इसे डिसअपियर होने में कम से कम कुछ घंटे तो लगेंगे। ये सोचने के बाद इयान अपनी शॉट को वापस से उसके मयान के अंदर रखता है और उस बच्ची की तरफ आकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? इयान की बात को सुनकर वो बच्ची पहले उसकी तरफ धीरे से देखती है और फिर अपना हाथ इयान की तरफ बढ़ा देती है। यहाँ पर डर की वजह से उसके हाथ भी सेक कर रहे थे। इयान उससे पूछता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्ची बोलती है, जियोनेला, और मुझे बताओ क्या तुम चल सकती हो? इयान के बात को सुनकर वो बच्ची खड़ी होने लगती है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती क्योंकि उसकी पूरी बॉडी सेक कर रही थी। इसे देखकर इयान उस बच्ची को अपनी गोदी के अंदर उठा लेता है और फिर उसे देखते हुए सोचता है, सच में वो मैजिशियन कितना ज्यादा क्रूर था। उसने एक छोटी सी बच्ची को किडनैप किया, वो भी ऑर्क मॉन्स्टर को खिलाने के लिए। इसके अलावा अगर मैं उस मैजिशियन की बातों पर ध्यान दूं तो यहाँ पर कुछ ऑर्क मॉन्स्टर आने वाले हैं, तो मेरे लिए ये बेहतर होगा कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊं। ये सोचकर इयान उस बच्ची से बोलता है, ठीक है तुम मुझे पकड़ लो क्योंकि अब हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं। ये बोलकर हमारा इयान वहाँ से जाने लगता है, हालांकि उसकी भी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम डेविल पल्टन के हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर इयान उस बच्ची को लेकर पहुंच चुका था, और यहाँ पर किसी का भी ध्यान इयान के ऊपर नहीं जाता। वो सभी लोग अपने कामों में बिजी थे, लेकिन तभी उनमें से एक पर्सन की नजर पड़ती है इयान के ऊपर, और इसी के साथ वो सभी लोग इयान के पास आकर उससे बोलते हैं, आखिर क्या हुआ? इयान उन सभी को बताता है कि एक मिड रैंक के मैजिशियन ने इस बच्ची को किडनैप कर लिया था और उसने कहा कि वो इस बच्ची को ऑर्क मॉन्स्टर को बेचने वाला है। इयान के बात को सुनकर हैमिल्टन थोड़ी देर तक खामोश रहता है, फिर उस बच्ची से बोलता है, क्या तुम्हारा नाम जियोनेला है?
यान उनसे बोलता है कि आप इसे जानते हैं। यान के बात को सुनकर वहीं साइड में खड़ा एक बंदा उसे बताता है ग्रीन और विलेज के अंदर एक बार है जिसके अंदर हम सभी लोग जाते थे, और जहाँ तक मुझे लगता है ये उसी बार के ओनर की डॉटर है। इस बात को सुनकर उसके बगल में खड़ा बंदा बोलता, हाँ जब तुमने इसके बारे में बताया तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। फिर ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हाँ ये वहीं से है। फिर इसके बाद हम यान को देखते हैं जिसे उस अटैक की वजह से चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर खुद को किस तरह से संभालता है और सबसे पहले उस बच्ची को आराम से नीचे खड़ा करता है। यान को देखते हुए हैमिल्टन बोलते हैं ये एक ऐसी चोट है जिसे हिल करने के लिए तुम्हें पोषण की जरूरत पड़ेगी। उनके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं यान को जिसे इस इंजरी की वजह से चक्कर आ रहे थे वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद वो अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। यान के इतना सोचने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम सिस्टम के कुछ नोटिफिकेशन को देखते हैं जहाँ पर उसे बताया जाता है तुम अपनी लिमिट पर हो। इसके अलावा तुम्हारी बॉडी के अंदर जो द माना फ्लाइट था उसका फॉर्म अब माना के अंदर चेंज होकर तुम्हारी पूरी बॉडी को हील कर रहा है, और जो माना है वो तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट को हील करेगा जब तक कि तुम अच्छे से सांस नहीं लेते। इसके अलावा जितने भी नेचर स्पिरिट ने तुम्हें उस बच्ची को बचाते हुए देखा वो सभी स्पिरिट अब तुम्हें पसंद करने लगी हैं। इन सभी नोटिफिकेशन को देखते हुए यान अपने मन में सोचता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सिस्टम आखिर किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात को लेकर काफी श्योर हूँ कि मेरी जान बच चुकी है। ये सब बातें सोचने के बाद यान धीरे से अपनी आँख खोलता है और यहाँ पर हम देखते हैं यान एक बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है और वहीं उसी के बगल में जियोनेला भी बैठी हुई है। होश में आने के साथ ही यान सोचता है ऐसा लगता है कि माना ने मुझे हील कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता जो लोग माना का यूज करते हैं वो लोग खुद को इस तरह से हील कर पाएंगे। सच में मेरा माना बाकियों से अलग है, मेरी बॉडी का पेन वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये सोचने के साथ ही यान अपने बिस्तर से उठता है जहाँ पर उठने के साथ ही उसे दिखाई देती है जियोनेला जो कि यहाँ पर उसी का वेट करते करते सो गई थी। यान उससे अपने हाथ को छुड़ाते हुए सोचता है तो तुम यहाँ पर मेरे जागने का वेट कर रही थी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यान अपने रूम से बाहर निकलता है। यान जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है उसी समय उससे कोई बोलता है तो तुम जाग गए यान। हम देखते हैं यान से ये बातें बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि एक लेडी थी। उनके बात को सुनकर यान बोलता हाँ मैं जाग गया हूँ सीनियर जेमी। यान के बात को सुनकर जेमी बोलती है देखो ये सुनने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है, तुम मुझे बस नो ना कहो। वेल जब तुम मुझे ये नहीं बोलने वाले तो इसके बारे में भूल जाओ, तुम मुझे बस सीनियर ही बोल सकते हो। इसके अलावा हैमिल्टन तुम्हें ढूंढ रहा था। इस बात को सुनकर यान बोलता है क्या सेक्शन कमांडर? जेमी बोलती हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो इस इंसिडेंट को यूं ही नहीं छोड़ सकता। ये हमारी टेरिटरी के अंदर हुआ है तो हमें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। इस बात को सुनकर यान बोलता है क्या डेविल पल्टन इससे निपटने की प्लानिंग बना रही है? जेमी बोलती है मैंने जो सुना उसके हिसाब से हम लोग ग्रीन और विलेज के अंदर जाने वाले हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, और तुम चिंता मत करो वहां पर जाने के बाद हम उस मैजिशियन को पकड़ेंगे। इस बात को सुनकर यान अपने मन में सोचता है अगर मैंने वहां पर अपनी शॉट थोड़ी तेज घुमाई होती तो शायद मैं उसको पकड़ लेता। यान के इतना सोचने के साथ ही जेमी बोलती है वैसे क्या तुम्हारा शोल्डर ठीक है? यान बोलता हाँ बिल्कुल ये पूरी तरह से ठीक है, तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बात को सुनकर जेमी बोलती है ओ ये तो सच में काफी सरप्राइजिंग है, तुम्हारी इंजरी बस 12 घंटे के अंदर पूरी तरह से ठीक हो गई, इम्प्रेसिव। वैसे ये हुआ कैसे? हमने तुम्हारे ऊपर ज्यादा पोषण का यूज भी नहीं किया। यान बोलता है मेरे पास कुछ पोषण पड़े हुए थे और मैंने उन्हीं का यूज किया। वो दोनों इसी तरह से बातें करते हुए जाते हैं हैमिल्टन के रूम की तरफ। इसके बाद यान उनके रूम का गेट ओपन करते हुए बोलता है कमांडर क्या आपने मुझे बुलाया? हैमिल्टन बोलता हाँ तुम्हें यहाँ पर आए भी बस 2 ही दिन हुआ है, लेकिन इन 2 दिनों के बीच में तुमने काफी बढ़िया काम किया न्यूबी। इसके अलावा तुम फॉरेस्ट के अंदर ओर्क मॉन्स्टर के ईयर को इकट्ठा करने गए थे ना? यान बोलता हाँ बिल्कुल। ये बोलने के साथ ही वो अपने पास से ओर्क मॉन्स्टर के कान को बाहर निकालता है और यहाँ पर यान ने जितने ओर्क मॉन्स्टर को मारा था वो उन सभी के कान को बाहर निकालता है। इतने सारे ओर्क मॉन्स्टर के ईयर को देखने के बाद हैमिल्टन एक स्माइल करता है और फिर हंसते हुए यान से बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इतने कम टाइम के अंदर 4 ओर्क मॉन्स्टर के कान को इकट्ठा कर लिया और इसी के साथ साथ तुमने एक बच्चे को भी बचाया। तुम सच में काफी इंप्रेसिव हो। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि आखिरकार तुम इस तरह से बातें क्यों करते हो। उनके इस बात को सुनकर यान बोलता है अगर मैंने आपको पहले कभी ऑफेंड किया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। हैमिल्टन बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सच में अब पसंद करने लगा हूँ और मेरा ये मानना है कि बाकी
बाकी टीम के मेंबर भी तुम्हारे बारे में यही सोचते होंगे। फिर वो एक रिपोर्ट को देखते हुए आगे बोलते हैं, इसके अलावा कमांडर ने कहा है कि हमें इस मामले को अच्छे से सॉल्व करने की जरूरत है। और हाँ, ये बस एक सेक्शन के कमांडर है, ना कि पूरे यूनिट के। कमांडर आगे बोलते हैं, इयान, इंजरी की वजह से तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस मामले को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। उनके बात को सुनकर इयान बोलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये बोलकर इयान सोचता है, ऐसा लगता है कि इन सभी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। इयान के इतना सोचने के साथ ही कमांडर जेमी से बोलते हैं, जेमी, उस मैजिशियन को कैप्चर करने में तुम इयान की मदद करो। और हाँ, उसे पकड़ने के चक्कर में तुम उसे मार डालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसकी बॉडी चाहिए जिसे बाद में हम मॉन्स्टर को खिला देंगे। इस बात को सुनकर जेमी बोलती है, ठीक है, वैसे हम यहाँ से कब निकलने वाले हैं? हैमिल्टन बोलते हैं, जब तुम लोग तैयार हो। इयान बोलता है, वैसे क्या हम लोग जियोनेल को भी अपने साथ ले जाएंगे? हैमिल्टन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर रहना उस बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो तुम उसे अपने साथ ले जाओ। और हाँ, जाते समय अपने साथ कुछ स्नैक भी ले लेना। इस बात को सुनकर जेमी खुश होते हुए बोलती, हाँ मैं समझ गई, मैं सारे स्नैक अपने साथ ले जाऊंगी। फिर वो इयान से बोलती है, इयान जल्दी से अपने सारे सामान को पैक कर लो, क्योंकि अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मैं हमारे भोजन और जियोनेल के स्नैक की प्रिपरेशन कर लूंगी, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और 2 लोगों के रहने के लिए टेंट ले लो। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेमी, इयान और जियोनेल को, जहाँ पर ये सभी लोग अब यहाँ से जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम सीधा 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारे इयान का फेस पूरी तरह से उतर चुका था। वो अपने मन में सोचता है, रास्ते में मुझे कई सारे काम करने पड़े, मैं इससे सवाल भी नहीं कर सकता क्योंकि जेमी मेरी सीनियर है, और ना ही मैं ये सारा काम जियोनेल को सौंप सकता हूँ क्योंकि वो एक बच्ची है। इयान जब ये सोच ही रहा था तभी जियोनेल उसे एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ब्रदर वहाँ पर देखो। उसके बाद को सुनकर इयान बोलता है, रुको, पहले मुझे कुछ काम करना है। वो अपने पाउच से सूखे हुए मीट के पीस को बाहर निकालते हुए सोचता है, एक बच्ची के लिए ये खाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मुझे कुछ करना होगा। ये सोचने के बाद इयान उस मीट को पानी में धुलता है और फिर उसे जियोनेल को देते हुए बोलता है, जियोनेल ये लो, तुम इसे खा सकती हो। जियोनेल उसे खाते हुए बोलती हो, ब्रदर इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। फिर वो वापस से इयान को सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, देखो वहाँ पर उस पेड़ की तरफ। इयान उस तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन आखिर वहाँ पर है क्या? जियोनेल उसे बताती है कि ये पेड़ मेरे विलेज के पास वाले पेड़ की तरह दिखता है। इस बात को सुनकर इयान अपने मन में सोचता है, तो इसका मतलब हम लोग पहुंच गए। ये सोचने के बाद वो जियोनेल से बोलता है, जियोनेल क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हारे विलेज को द ग्रीन ओर्क विलेज क्यों कहा जाता है? इस बात को सुनकर जियोनेल बोलती है, हाँ क्योंकि वहाँ पर काफी सारे ओर्क हैं। हाँ मुझे पूरा यकीन है, मेरे फादर ने मुझसे यही कहा था। जियोनेल के इतना बोलने के साथ ही जेमी बोलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गांव का नाम मुश्किल होगा तो उसे याद करने में काफी प्रॉब्लम होगी, और आसान नाम के चक्कर में उन्होंने अपने गांव के नाम को गांव के कैरेक्टर के नाम पर ही रख दिया, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे ग्रीन ओर्क मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। वैसे भी ऐसे न जाने कितने गांव हैं जो पूरी तरह से वेनिश हो चुके हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार उनका नाम क्या है। जेमी के इतना बोलने के साथ ही वो तीनों वापस से आगे बढ़ जाते हैं ओर्क विलेज की तरफ। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ग्रीन ओर्क विलेज का सीन, जहाँ पर जेमी बोलती है, ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है। जेमी के ये बोलने के बाद हम उनके सामने का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो पूरा विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रखा था। इसके बाद वो तीनों विलेज के अंदर चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या यहाँ पर कोई है? मैं जियोनेल को वापस लाया हूँ, अगर यहाँ पर कोई रहता है तो हमें जवाब दो। इयान के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं एक पर्सन को जो इनकी तरफ भागते हुए बोलता है, जियोनेल क्या सच में तुम यहाँ पर हो? और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये थे जियोनेल के फादर। अपने फादर को देखने के बाद जियोनेल उनकी तरफ भागते हुए बोलती है, डैड। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर और भी काफी सारे ह्यूमन आते हैं जो कि ओर्क मॉन्स्टर के डर की वजह से छुपे हुए थे। इसके बाद जेमी उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मैं हूँ जेमी, डेविल पल्टन स्क्वाड 8 से। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ? जेमी के बात को सुनने के बाद भी वहाँ पर कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं देता। फिर इसके बाद इयान वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मैं हूँ इयान, और मैं वो पर्सन हूँ जो जियोनेल को डिमोनिक फॉरेस्ट के अंदर से बचाकर लाया है, और मैं भी डेविल पल्टन के साथ हूँ। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ? अगर आप लोग हमें कुछ बताते हो तो शायद हम आपकी मदद कर सकें। इयान के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं जियोनेल को, जो कि अपने फादर को छोड़कर इयान की तरफ दौड़ते हुए जाने लगती है। यहाँ पर उसके फादर उसे रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती। इयान के पास जाने के बाद वो रोते हुए बोलती है, वो लोग मेरी मॉम को ले गए, क्या आप सच में हमारी मदद करेंगे? इयान बोलता, हाँ बिल्कुल, हम उन्हें जरूर बचाएंगे। जियोनेल आगे इयान को बताती है, जो लोग मेरी मॉम को ले गए वो था एक ओर्क मॉन्स्टर। इस बात को सुनकर इयान बोलता है, क्या एक ओर्क? फिर वो अपने मन में सोचता है, मुझे यकीन है कि ये उस मैजिशियन का काम होगा। हमारी डेविल पल्टन सभी मॉन्स्टर्स को ह्यूमन टेरिटरी के
अंदर एंटर करने से रोकती है। लेकिन फिर भी कुछ समय से मॉन्स्टर बॉर्डर को पार कर रहे हैं, ऐसी काफी सारी न्यूज सामने आ रही है। इयान के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं जेमी को, जो जियोनिल के फादर से बोलती है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? वो बताते हैं मेरा नाम है लेनिन। जेमी बोलती है आपको घबराने की जरूरत नहीं, डेविल पल्टन आपके बॉर्डर की प्रोटेक्शन कर रही है। मुझे पता नहीं यहाँ पर कितने और मॉन्स्टर आए थे, लेकिन इतने बड़े विलेज की ऐसी कंडीशन करना और फिर यहाँ से भाग जाना मुझे कुछ समझ नहीं आया। जेमी के बात को सुनने के बाद वो यहाँ पर थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं बोलते और फिर उसे बताते हैं आपने जो कहा वो सही है, यहाँ पर 5 से ज्यादा और मॉन्स्टर नहीं थे। ये एक ऐसा नंबर है जिसे हम काफी आसानी से डिफीट कर सकते थे। अगर हम सभी विलेजर एक साथ मिलकर काम करते तो हम पक्का उन्हें डिफीट कर सकते थे, लेकिन हम उन्हें डिफीट नहीं कर पाए। उसका रीजन है वो ऑर्क मॉन्स्टर बाकियों के मुकाबले अलग थे। वो बिल्कुल भी रेगुलर ऑर्क मॉन्स्टर की तरह नहीं थे। उनके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं जियोनिल को, जो कि यहाँ पर रोने लगती है और उसे यूं रोता देख यान उसे उसके फादर को दे देता है। फिर जेमी उनसे पूछती है आपने कहा कि वो नॉर्मल ऑर्क मॉन्स्टर नहीं थे, तो फिर आखिर उनके पास स्पेशल क्या था? अगर वो सभी ऑर्क मॉन्स्टर म्यूटेट हो गए होंगे तो ये हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जियोनिल के फादर उसे बताते हैं हम उन मॉन्स्टर को ऑर्क नहीं कह सकते, उनके स्किन का कलर वो बाकियों से डिफरेंट था। अब तक हमने जितने भी ऑर्क मॉन्स्टर को देखा उन सभी का रंग ग्रीन था, लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी स्किन ब्लैक थी। वो सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शैतान की एक आर्मी अपेयर हो चुकी है। उनमें 3 ऑर्क मॉन्स्टर स्वॉर्ड का यूज कर रहे थे, एक ऑर्क मॉन्स्टर एक्स का। इसके अलावा बाकी बचा एक ऑर्क मॉन्स्टर वो मैजिक का यूज कर रहा था। इस बात को सुनकर यान बोलता है क्या मैजिक? जियोनिल के फादर बोलते हाँ मैजिक। उसने अपने हाथों से फायरबॉल क्रिएट किया और हमारे पूरे हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस बात को सुनकर यान अपने मन में सोचता है यहाँ तक कि हंटर्स के बीच भी मैजिशियन और प्रिस्ट को एक हाई पोजीशन दी जाती है, लेकिन यहाँ पर एक और मॉन्स्टर मैजिक का यूज कर रहा था। इसका मतलब वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा। जियोनिल के फादर आगे बताते हैं इसके अलावा उन सभी ऑर्क मॉन्स्टर के बीच में एक ह्यूमन था। उसने एक अजीब तरह का रोब पहन रखा था जिसकी वजह से मैं उसे पहचान तो नहीं पाया, लेकिन मुझे यकीन है वो ह्यूमन था। उसने कहा कि वो हर हफ्ते अपने साथ एक यंग वुमेन को ले जाएगा और अगर हमने उसे एक हफ्ते में एक वुमेन नहीं दी तो वो अपने साथ विलेजर्स को भी ले जाएगा और सभी को मार डालेगा। इसके अलावा आपने कहा कि आप डेविल पल्टन से बिलोंग करते हैं। यान बोलता हाँ बिल्कुल। जियोनिल के फादर बोलते हैं तो क्या आप उन सभी को मार सकते हैं? प्लीज उन्हें मारकर हमें बचा लीजिए। इस बात को सुनकर जेमी बोलती है वैसे उन ऑर्क मॉन्स्टर ने अटैक कब किया था? लेनिन बताते हैं 2 दिन पहले। जेमी बोलती है ओ इसका मतलब अभी 4 दिन बचे हैं। फिर वो यान से बोलती है यान ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम उन सभी को अकेले तो नहीं रोक सकते। हम में से किसी एक को वापस जाकर पल्टन से रीइंफोर्समेंट लाना होगा। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? यान बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहीं रुकूंगा। मैं अभी इस प्लेस को अच्छे से नहीं जानता तो ये हो सकता है कि मैं रास्ता भटक जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए काफी बुरा होगा। ये बोलकर यान सोचता है यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं ट्राई करना चाहता हूँ। जेमी बोलती है ठीक है मैं वापस जाऊंगी, तब तक तुम सभी विलेजर्स का यूज करते हुए बैकयार्ड को रिपेयर करो। फिर वो यहाँ से जाते हुए आगे बोलती है रास्ते में खाने के लिए मैंने तुम्हारे पास से 1-2 मीट के पीसेस ले लिए हैं। यान बोलता हाँ तुम इसके बारे में चिंता मत करो और अपना ख्याल रखना। यान के इतना बोलने के साथ ही जेमी वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद यान सभी विलेजर्स से बोलता है सभी लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो, जल्दी करो मेरी मदद करो क्योंकि अब हमें भी अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। यान के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो सभी लोग मिलकर बैकयार्ड को रिपेयर करने लगते हैं। और यहाँ पर यान अपने मन में सोच रहा था अगर वो मैजिशियन अपने बात पर कायम रहे तो वो लगभग 4 दिनों बाद ही वापस आएंगे। इससे पहले कि वो वापस आए हमें बैकयार्ड को अच्छे से रिपेयर करना होगा। वैसे हम यहाँ पर काफी लकी हैं क्योंकि हमें मटेरियल्स को ऑब्टेन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और वो सभी लोग अपने घर के मटेरियल का यूज करते हुए बैकयार्ड को रिपेयर करने का ट्राई कर रहे हैं। हालांकि वो लोग डरे हुए हैं लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं ताकि वो इसे रिपेयर कर सकें, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। क्या यही है पेरेंट्स की पावर? खैर इसे मुझे इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर रुकने का मेरा रीजन वो कुछ और था। मुझे इस विलेज के बीच से बाकी जगहों के मुकाबले काफी हाई डेंसिटी की माना फील हो रही थी। ये सोचते सोचते यान वहीं पर जाता है जहाँ पर उसे दिखाई देता है माना। वो इसे देखते हुए सोचता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी ने मैजिक का यूज किया था। इसे देखकर मुझे ये नहीं लगता कि ये फायरबॉल या फिर मैजिक मिसाइल जैसा कोई मैजिक रहा होगा। इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये बाकियों के मुकाबले काफी अलग है। ये सोचने के बाद यान बोलता है लिनिन तुमने कहा था कि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर ने मैजिक का यूज किया था, तो फिर क्या तुम ये बता सकते हो कि उसने यहाँ पर किस तरह के मैजिक का यूज किया था? लेनिन बोलते हैं उस समय बहुत ही अफरा तफरी मची हुई थी इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन उसने यहाँ पर 5 से 6
बार मैजिक का यूज किया था। इस बात को सुनकर आयन बोलता है ओ आई सी। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है उसने मैजिक का यूज किया वो भी 5 से 6 बार, लेकिन इसके बाद भी केवल यही एक प्लेस है जहाँ पर माना कंसंट्रेट हुआ। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेस के ऊपर कुछ स्पेशल है। यान जब ये सोच रहा था तभी लिनिन बोलते हैं मुझे लगता है कि वो मैजिशियन भी यहीं पर डिसअपियर हुआ था उन ऑर्क मॉन्स्टर और विलेजर्स के साथ। इस बात को सुनकर यान बोलता हाँ मैं समझ गया और इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। ये बोलकर यान अपने मन में सोचता है तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि पिछली बार हुआ था। ऐसा लगता है कि उस मैजिशियन ने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया था, लेकिन उस फॉरेस्ट के अंदर मुझे ऐसा कोई माना नहीं दिखा। क्या इसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक साथ कई सारे लोग टेलीपोर्ट हुए थे? ये सोचकर यान उस माना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसके ऐसा करने के साथ ही हम देखते हैं वो माना यान के हाथ की तरफ ही जाने लगता है। इसे देखकर थोड़ी देर के लिए यान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो जिस तरफ अपना हाथ करता है वो माना भी उसी तरफ जाता है। क्योंकि अगर वो अपने हाथ को राइट में करेगा तो माना राइट में जाएगा, लेफ्ट में करेगा तो माना लेफ्ट में जाएगा। इसे देखकर यान अपने मन में सोचता है मैं इसे फील कर सकता हूँ, इसे फील करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये वाटर हो। यान जब ये बातें सोच रहा था तभी उस माना के अंदर से गिगिल की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर यान अपने मन में सोचता है ये मेरा पहली बार नहीं जब मैंने गिगिल की आवाज सुनी है। जब मैंने पहली बार माना को देखा था उस समय भी मैंने गिगिल की आवाज को सुना था। शायद अगर मैं यहाँ पर अपनी आईज को क्लोज करके फोकस करूँ तो मैं उनकी आवाज सुन सकता हूँ। और यहाँ पर यान माना की आवाज सुनने की बात कर रहा है। वो जब अच्छे से फोकस करता है तब उसे सुनाई देती है माना की आवाज, जहाँ पर वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो हमें देख नहीं सकता, भले ही वो मुझे देख नहीं सकता लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि उसका सोल वो काफी क्लियर एंड प्योर है। मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह के सोल को नहीं देखा। वो लोग इसी तरह से और भी काफी सारी बातें बोलते हैं। उनकी आवाज को सुनकर यान अपने मन में सोचता है उनकी आवाज वो चिड़ियों के चहचहाने और साउंड ऑफ वाटर की तरह लग रही है। मैंने बस उनकी आवाज को सुना लेकिन ये सुनने के साथ ही मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। यान जब ये बातें सोच रहा था तभी उसे अचानक ही वहाँ पर कुछ होने लगता है। वो अपने मन में सोचता है मैं उनकी आवाज सुनना बंद करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। यान के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं माना को जो कि बोल रहे थे ये काफी अजीब एक्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अब हमारा कनेक्शन इसके साथ पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। क्या वो हमारी तरफ देख रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, शायद वो बस हमारी बात को ही सुन सकता है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि अब हम फाइनली उससे बात कर सकते हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर चलो इन्हें बताएं कि ईबिल मेज कहाँ पर है। उसी में दूसरा माना बोलता है तुमने सही कहा। फिर वो यान को बताते हैं तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, डार्क मैजिशियन फिलहाल डीमोनिक फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है। वो पत्थर बन चुके टाइगर के अंदर डार्क और ईबिल मैजिक का यूज कर रहे हैं। जल्दी से जाओ और उन्हें पकड़ लो। और हाँ, पत्थर बन चुके टाइगर का मतलब है एक टाइगर स्टेचू। उनके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं यान को जो कि अचानक से चौंक कर अपनी आंख खोलता है। उठने के साथ ही वो अपने मन में सोचता है रुको, मैंने भी क्या सुना? क्या सच में मैंने जो सुना वो माना की आवाज थी? जहाँ तक मुझे याद है वो लोग मुझे डार्क मैजिशियन के बारे में कुछ बता रहे थे। उन्होंने मुझे डार्क मैज के बारे में बताया और ये भी कहा कि वो ईबिल है। जहाँ तक मुझे पता है माना एक ऐसी चीज है जिससे मिलकर ये पूरा वर्ल्ड बना है। तो इसका मतलब इसे इस वर्ल्ड में होने वाली सभी चीजों के बारे में पता होगा क्योंकि ये इस अर्थ के हर एक मॉलिक्यूल्स और एटम के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसने उस मैजिशियन को ईबिल कहा, इसका मतलब वो कोई अच्छा पर्सन नहीं। हालांकि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि वो एक डार्क मैजिशियन है, लेकिन इस माना के बताने के हिसाब से ये हो सकता है कि मुझे उनसे फेस टू फेस फाइट करनी पड़े। तो आखिर मैं क्या करूंगा? ये सोचकर यान अपनी स्वॉर्ड को उठाता और उसे मयान से बाहर निकालते हुए सोचता है अगर ऐसा हुआ तो मैं उनसे फाइट करूंगा और उन्हें वहीं पर मार डालूंगा। फिर वो गांव के अंदर आता है और सभी को देखते हुए आगे अपने मन में सोचता है इसके अलावा माना ने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। उसने बताया कि वो लोग डिमोनिक फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। इसके अलावा वो लोग फिलहाल एक लाइन जैसे दिखने वाले स्टेचू के अंदर मौजूद हैं। ये वो सभी सुराग हैं जो कि मुझे माना ने दिए हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स मुझे ये नहीं पता कि पत्थर वाले शेर से उनका मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पर बाकी स्क्वाड मेंबर से पूछूं तो शायद मुझे इसके बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा जेमी को भी यहाँ से गए 3 दिन बीत चुके हैं तो उसे भी अब तक आ जाना चाहिए। इसी तरह से यान यहाँ पर और भी काफी सारी फालतू की बातें सोचता है जो कि हमारे काम की नहीं। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अब जेमी आ चुकी है। आने के साथ ही वो यान से बोलती है यान तुमने विलेज को अच्छा लीड किया। यान बोलता हाँ, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। हम यहीं पर कमांडर को भी देखते हैं जो यान से बोलते हैं तुमने सच में काफी बढ़िया काम किया। मुझे तो चिंता
चिंता हो रही थी, इसी वजह से हम काफी जल्दी यहाँ पर आए, लेकिन तुमने सच में काफी बढ़िया काम किया। इस बात को सुनकर यान अपने मन में सोचता, रियलिटी में दूसरों को लीड करना ये मेरे लिए नेचुरल है। सेना में आने के बाद मैं एक लीडर था। इसके अलावा मैंने अपने हंटर लाइफ के दौरान कई सारे लोगों को लीड किया। और हाँ, ऑफ कोर्स ये पहली बार है जब मैं एक साथ 200 विलेजर्स को लीड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये सोचने के बाद यान सेक्शन कमांडर से बोलता है, अभी भी यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं करने को। वो यान से बोलते हैं, बाकी चीजें हम संभाल लेंगे, तो तुम जेमी के साथ आराम करो। उनके बात को सुनकर यान यहाँ से जाते हुए सोचता है, मैं उनसे लाइन स्टेचू के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन सेक्शन कमांडर काफी बिजी है, तो मुझे इनसे कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। खैर, मैं उनसे बाद में इसके बारे में सवाल कर लूंगा। फिर वो एक घर को देखते हुए सोचता है, गांव में सभी घर टूट चुके हैं, तो हमें बस 2 केबिन दिए गए हैं, इसी वजह से अब 2 लोगों को एक ही रूम शेयर करना होगा। और यहाँ पर मुझे जेमी के साथ रूम शेयर करना होगा, क्योंकि मैं जेमी के साथ बाकियों से ज्यादा लंबे टाइम तक रहा हूँ। ये सोचने के बाद यान गेट को ओपन करता है और हम देखते हैं यहाँ पर जेमी अपने बेड को ठीक कर रही थी। यान उससे बोलता है, क्या तुम्हें मेरे साथ रूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? जेमी बोलती है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ये तुम हो तो फिर ये ठीक है। वेल, मैं ये सोचकर थोड़ी सरप्राइज हो रही हूँ कि अगर तुम्हारे बगल में मुझ जैसी कोई खूबसूरत लड़की रहेगी तो क्या इसके बाद भी तुम आराम से सो सकते हो? यान बोलता है, हाँ तुम सुंदर हो, लेकिन उतनी शार्प भी हो। यान के बात को सुनकर जेमी बोलती है, क्या तुम्हें नहीं लगता मेरे चार्म के लिए इतना रिस्क लेना ये वर्थ इट है? इस बात को सुनकर यान हंसते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, चलो मैं इसे एडमिट करता हूँ। ये बोलने के बाद यान अपने मन में सोचता है, वेल यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बस एक मजाक था। जेमी को भी ये बात अच्छे से पता है कि मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं जो इस कंडीशन के अंदर सो सके। ये सोचने के बाद यान जेमी से बोलता है, जेमी बोलती है, हाँ बताओ क्या हुआ? यान बोलता है, आखिर तुम्हें डेविल पल्टन को ज्वाइन किए कितना टाइम हुआ? जेमी उसे बताती है, आई थिंक 2 साल या फिर ऐसा ही कुछ। यान बोलता, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें डेमोनिक फॉरेस्ट के बारे में काफी कुछ पता होगा। जेमी बोलती है, हाँ बिल्कुल, मुझे डेमोनिक फॉरेस्ट के बारे में काफी कुछ पता है। इस बात को सुनकर यान बोलता है, ओ ऐसी बात है, तो फिर क्या तुम किसी शेर जैसे दिखने वाले स्टोन के बारे में जानती हो? जेमी बोलती है, क्या शेर जैसा दिखने वाला पत्थर, आखिर तुम उसके बारे में जानकर क्या करोगे? यान बोलता है, किसे पता, हो सकता है वो कोई इंपॉर्टेंट साइन या फिर बात हो। जेमी बोलती है, मेरे ख्याल से उस फॉरेस्ट के अंदर एक लायन रॉक होनी चाहिए। वो लायन एक चिमेरा स्टेचू के शेप में है, लेकिन अब वो जगह जगह से टूट चुकी है और मेरे ख्याल से उसकी हाइट 4 मीटर होनी चाहिए। यान पूछता है, क्या वो स्टेचू डिमोनिक फॉरेस्ट के अंदर है? जेमी बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो ऑर्क मॉन्स्टर के इलाके के अंदर है, मेरा मतलब वो स्टेचू फॉरेस्ट के ज्यादा अंदर नहीं। इस बात को सुनकर यान बोलता, हाँ मैं समझ गया। जेमी उससे पूछती है, वैसे आखिर तुम इन सभी इंफॉर्मेशन का करोगे क्या? यान बताता है, ये उस मैच के बारे में है, ऐसा लगता है जैसे वो मैजिशियन लायन रॉक के पास ही मौजूद है। इस बात को सुनने के साथ ही जेमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो यान से बोलती है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? इस बात को सुनकर यान अपने मन में सोचता है, मैं इसे झूठ भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं सच भी नहीं बोल सकता, और अगर मैंने इससे ये कहा कि मैंने इसके बारे में सुना है तो जेमी को मेरे ऊपर शक होगा। भरोसा करना तो बहुत ही दूर की बात है। ये सोचने के बाद यान बोलता है, जब मैंने जियोनिल को बचाया था उस समय मेरी मुलाकात उस मैजिशियन से हुई थी और डिसअपियर होने से पहले उसने लायन रॉक के बारे में कुछ कहा था। यान की इस बात को सुनकर यहाँ पर जेमी उसके बात पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर लेती है। यान उससे आगे बोलता है, वैसे क्या उस फॉरेस्ट के अंदर कई सारे लायन रॉक हैं? जेमी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। इस बात को सुनकर यान अपने मन में सोचता है, जेमी के हिसाब से वो लायन रॉक 4 मीटर ऊंचा है, जिसका ये मतलब हुआ किसी नॉर्मल पर्सन के लिए उसके अंदर ज्यादा लंबे टाइम तक रहना इम्पॉसिबल है, बस तब तक जब तक कि इसके ऊपर कोई मैजिक कास्ट ना हो। ये सोचने के बाद यान बोलता है, मैं अभी जाकर उस स्टेचू को देखूंगा। यान के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर का सीन, जहाँ पर वो अपने मन में सोचता है, अकेले आने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता तो मुझे इन्हें भी अपने साथ लाना पड़ा। और मैंने ये सोचा था मुझे यहाँ पर आने के लिए हैमिल्टन से परमिशन लेनी होगी, लेकिन ये काफी शॉकिंग है कि वो बहुत ही आसानी से मान गया। हम देखते हैं हैमिल्टन को, जो इन दोनों से बोलता है, तुम दोनों अपने साथ वहाँ पर क्रिस को भी ले जाओ, वो हो सकता है वहाँ पर तुम्हारे किसी काम आ जाए, क्योंकि उसे इस फॉरेस्ट के बारे में काफी कुछ पता है। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर यान क्रिस से बोलता है, क्रिस हमें इसी तरफ जाना है ना? क्रिस बोलता है, हाँ बस तुम आगे चलते रहो, तुम्हें थोड़ी देर के अंदर वो रॉक मिल जाएगा। उसके बाद को सुनकर यान थोड़ा गुस्से में सोचता है, मुझे पता है कि आखिर वो यहाँ पर इस तरह से एक्ट क्यों कर रहा है। क्रिस ही वो पहला पर्सन था जिसने आयरन रॉक को ढूंढा, लेकिन इसे उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, और अब यहाँ पर इसे मेरी वजह से वापस से आना पड़ा, तो ये बस थोड़ा चिढ़ा हुआ है। ये सब बातें सोचते सोचते वो तीनों पहुंच जाते हैं लायन रॉक के पास। इस लायन रॉक को देखने के बाद यान सोचता है, इसके नाम
को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा तो मिलेगा, लेकिन सच में अभी इसे देखकर मेरी उम्मीदें टूट रही हैं। हम वही साइड में क्रिस को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है तुम यहाँ पर 100 दिन तक ढूंढ सकते हो लेकिन तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सोचकर वो यान से बोलता है मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा सर्च किया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे यकीन है यहाँ पर कहीं ना कहीं माना का सोर्स तो मिल जाएगा। ये सोचने के बाद यान वहाँ पर माना को देखना स्टार्ट करता है। वो अच्छे से उस स्टेचू को चारों तरफ से घूम घूम कर देखने लगता है। तभी क्रिस बोलता है बस करो चलो चले, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यान बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि मुझे वो मिल गया। तो यान के इतना बोलने के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी। वेल अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।